हिंदी साहित्य की ऑडियो स्टोरी के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखक रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई कहानी भीड़ में। रूप सिंह चंदेल विशुद्ध मानवतावादी लेखक हैं। एक निर्भीक लेखक के रूप में उन्होंने अपनी पृथक पहचान बनाई है। प्रस्तुत है उनकी कहानी भीड़ में, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुनकर चेहरा खिल उठा था उनका। उम्र से संघर्ष करती झुर्रियों की लकीरें भाग्य रेखाओं की भांति उभर आई थीं। आंखें प्रहलाद पर टिकाकर पूछा, कहाँ तय की लल्लू ने शादी? आपको कुछ भी खबर नहीं बाबूजी? प्रहलाद, जो उनके चचेरे भाई का बेटा है, ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा था। इसी शहर काका देव की पार्टी है। प्रहलाद रुका, फिर बोला, मैं सोचता था कि रमेंद्र ने आपको बताया होगा। वे और भाभी जी 3 बार आ चुके हैं यहाँ। फुर्सत ना मिली होगी लल्लू, बिजी भी तो बहुत रहता है। प्रहलाद के चेहरे से आंखें हटा वे पास रखे अखबार में कुछ पढ़ने लगे। बड़े पद की व्यस्तताएं बड़ी होती हैं बाबूजी। प्रहलाद ने देखा वे अखबार में किसी समाचार पर नजरें गड़ाए हुए थे। कुछ देर सन्नाटा रहा। लल्लू ने कुछ कहा है? अखबार से नज़रें हटाकर कुछ देर बाद वे बोले, कहा कुछ नहीं। प्रहलाद ने देखा कि वे फिर अखबार में उलझ गए थे। मुलाकात तो मुझसे भी नहीं हुई रमेंद्र की, कई महीने हो गए। अब लखनऊ भी दिल्ली हो रहा है बाबूजी। एक ही शहर में रहकर भी हम नहीं मिल पाते हैं, दूरियां भी बढ़ गई हैं। एक दिन मेरी बिटिया रंजना ने रमेंद्र से कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया था। वे मिले नहीं, पता चला ऑफिस चले गए थे। पुत्तन की माँ यानी रंजना की चाची थी विनीता ने बताया था कि 10 दिन पहले उन्होंने बेटे की शादी तय कर दी है। लड़की लखनऊ विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी कर रही है। पिता कानपुर में जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। कानपुर से 20 मील दूर घाटमपुर के पास गांव में बड़ी काश्त है। शहर में 3 मकान, बड़ी पार्टी है। क्या वो व्यर्थ ही बोलता रहा? बाबूजी ने सुना भी या नहीं? उसके बताने से पहले ही वो अखबार में चेहरा झुका चुके थे। वो क्यों इतना सब बोल गया? प्रहलाद को स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। देर तक चुप्पी रही। प्रहलाद की नज़रें उनके चेहरे पर गड़ी थीं। छत के पश्चिमी कोने पर चिड़ियों का झुंड आ बैठा और चहचहाती हुई वे दानों पर चोंचें चलाने लगी। वर्षों से वे छत के उस कोने में 2 मुट्ठी अनाज डालते आ रहे हैं। चिड़ियों का झुंड निश्चित समय पर प्रतिदिन वहाँ आ पहुँचता है। वे एक एक चिड़िया को पहचानते हैं और वे भी उन्हें पहचानती हैं। इसीलिए निर्भय हो वे उनके पास तक चली आती हैं। वे जब तक वहाँ रहती चहचहाती हैं, वे मंत्र मुग्ध सुनते रहते हैं। उतनी देर वे अपने एकाकीपन की गुफा से बाहर निकल आते हैं। जब वे चली जाती हैं, वे फिर उसी गुफा में समा जाते हैं। कभी जब कोई परिचित चिड़िया कई दिनों तक नहीं आती, वे समझ लेते हैं कि वो अब नहीं आएगी। उनका मन दुखी रहता है, लेकिन 2-4 दिनों में ही उस चिड़िया का स्थान जब कोई नई चिड़िया ले लेती, वे फिर सामान्य हो जाते। काफ़ी देर बाद वे बोले, हमारा पुत्तन भी तो रेलवे में इंजीनियर हो गया है। चिड़ियों का झुंड फुर्र से उड़ गया था। वे उन्हें आसमान में दूर उड़ता हुआ देखते रहे। हाँ चाचा, लखनऊ में ही पोस्टिंग मिली है। लल्लू एक बार आए थे। वे रमेंद्र को बचपन से घरेलू नाम लल्लू से ही बुलाते हैं। रमेंद्र ने कई बार टोका भी, बाबूजी अब मैं लल्लू नहीं रहा और बचपन में भी नहीं था। पढ़ने में अव्वल रहा हूँ, फिर भी आप आज भी लल्लू ही बुलाते हैं। मेरे मित्रों के सामने भी बाद में लोग मजाक उड़ाते हैं। आप भी अफसर रहे हैं, एसी, इनकम टैक्स। उन्होंने हर बार रमेंद्र को समझाने का प्रयत्न किया। बेटा, ये नाम तुम्हारी माँ का दिया हुआ है, जुबान पे चढ़ा है। लल्लू का मतलब लल्लू ही नहीं होता, लाल है, मेरा लाल। ये केवल नाम ही नहीं है रमेंद्र, तुम्हारी माँ की भावनाएं, प्यार जुड़ा है इसमें। बाद में रमेंद्र ने विरोध करना बंद कर दिया था, लेकिन जब भी उनके मुंह से लल्लू निकलता वो कसमसाता अवश्य था। हो गए होंगे कोई 9-10 महीने। कुछ देर के विराम के बाद वे बोले, शायद फरवरी की बात होगी, सर्दी के ही दिन थे, मुझे याद आ रहा है। वे उस दिन को याद करने लगे। यहाँ लेबर ऑफिस में कोई मीटिंग थी। दफ्तर की गाड़ी से आए थे लल्लू। बड़ा तामझाम था।
चपरासी, बड़ा बाबू, 2 सहायक अधिकारी। मैं छत पर धूप सेक रहा था। 15-20 मिनट रुके होंगे। चाय बना दूँ कहा तो बोले थे, आप धूप सेको बाबूजी, चाय बनने पीने में देर हो जाएगी। लखनऊ पहुंचकर कमिश्नर के साथ मीटिंग है। बहुत जल्दी में थे। तभी बताया था कि पुनीत मतलब पुत्तन रेलवे में सेलेक्ट हो गया है। सांस को स्थिर कर वे फिर बोले, चलो अच्छा हुआ कि पुत्तन को लखनऊ में पोस्टिंग मिल गई। लल्लू के रिटायरमेंट में भी तो 2 साल ही बचे हैं। प्रहलाद चुप रहा। उसे कोई बात ही नहीं सूझ रही थी। वे भी अखबार का पन्ना पलट कर कोई महत्वपूर्ण समाचार ढूंढने लगे थे। देर तक दोनों के मध्य मौन पसरा रहा। कब है तिलक और शादी? अखबार बंद कर उन्होंने पूछा। शायद 25 नवंबर को तिलक है और 8 दिसंबर को शादी। वे डूब गए थे गहरी सोच में। 25 नवंबर यानी केवल 20 दिन। कुछ देर बाद बोले, अरे बातों में ऐसा डूबा कि तुम्हें चाय पिलाने की याद ही नहीं रही। लो अखबार पढ़ो। अखबार प्रहलाद की ओर बढ़ा। वे उठ गए। 10 मिनट में आया। चाचा जी, आप तकलीफ़ ना करें, चाय की ज़रूरत नहीं है। प्रहलाद ने विरोध किया। लेकिन प्रहलाद 84 साल का हो गया तो क्या, अपने लिए सब करता हूँ, तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता? इन हाथों की चाय पियोगे तो याद रखोगे। उनके उत्साह को देख प्रहलाद को चुप रह जाना पड़ा। वो सोचने लगा चाचा के विषय में, जो 2 सफल बेटों और 2 बेटियों के होते हुए भी जीवन के अंतिम चरण में स्वयं सब कुछ करने के लिए विवश हैं। बाबू रघुनाथ सिंह ने छोटे स्तर से जीवन प्रारंभ किया था। बीए करने के बाद वे शिक्षा विभाग में क्लर्क बने थे। पिता किसान थे और कानपुर से 20 मील दूर सरसवा गांव में 10 बीघे खेतों में अथक परिश्रम कर उन्होंने बेटे को पढ़ाया था। वे शिक्षा विभाग में लगे उसके कुछ दिन बाद ही पिता ने आंखें मूंद लीं। माँ को वे साथ शहर ले आए। खेती अधाई में दे दी। नौकरी करते हुए LLB की पढ़ाई शुरू की। नौकरी और पढ़ाई में खेती देखने जाने के अवसर कम होते गए। LLB का पहला साल पास किया तब शादी हो गई। जिम्मेदारियों के कारण महीने में 1 बार गांव जाने का क्रम टूट गया। फसल पे ही जा पाते, परिणामतः आधा अधूरा ही मिलता। लेकिन खेती है गांव में, सोचकर संतोष कर लेते। ये क्रम अधिक नहीं चलने दिया पट्टीदारों ने। निकट के चाचा ने घर पर अधिकार कर लिया। मिलने पर कुछ कहने का अवसर भी नहीं दिया। बबुआ, तुम तो शहरी हुए, साल में 2 बार आते हो, 1-2 दिन के लिए। तुम्हारा घर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो, इससे पहले कुछ करना चाहिए। सोचा? दीवारों की ओर इशारा करके वो बोले थे, तुम देख रहे हो ना, बिन देखभाल के दीवारें गिरने को हो रही हैं। छप्पर छानी बिन एक दिन सब ढह जाएंगी। तुमसे बिन पूछे दरवाज़ा खोलकर मैंने मरम्मत करवाया, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? उनके चेहरे पर दृष्टि गड़ा। उन चाचा ने पूछा तो वे चुप ही रहे थे। बबुआ, घर खुला रहेगा तो साफ सफाई होगी, हवा मिलेगी तो घर बना रहेगा। तुम समझदार हो, 2 अक्षर पढ़े हो, अच्छे ओहदे पर हो। घर और मेहरारू बिन देखभाल के साथ छोड़ देते हैं। फिक से हंस दिए थे उनके वे चाचा, तो वे किसी प्रकार अंदर उमड़ते क्रोध के ज्वार को दबाकर बोले थे, फिर भी आपको एक बार पूछ तो लेना ही चाहिए था चाचा। अम्मा को शहर पसंद नहीं आया अभी तक। पुरखों की ड्योढ़ी है, उनका मन यहाँ रहने को हो सकता है, खेत पात देखने की इच्छा हो सकती है। बीच में टोका था चाचा ने। अरे कैसी बातें करते हो रघुनाथ बबुआ, तुम्हारी अम्मा हमरी भौजाई, तुम्हारे घर में कोई दूसरा तो रहेगा नहीं। तुम्हारा छोटा भाई यानी मेरा छोटे ही रहेगा। 2 बच्चे हैं और घरवाली। तुम्हारी अम्मा आएंगी तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। सुबह शाम पकी रोटियां मिला करेंगी। बूढ़ा शरीर कहाँ खटकर रोटियां सेकती रहेंगी। ठाठ से आए भौजी, रहें। तुम्हारा घर तुम्हारा ही रहेगा बबुआ। मनमा कोनो खोट मत लाओ रघुनाथ, हमहु तुम्हार सगे हन। तुम्हारे पर बाबा और मेरे बाबा सगे भाई थे, ये भी बताने की ज़रूरत है। कुछ देर रुककर उनके चेहरे के भाव पढ़कर चाचा बोले थे, रही रहस्य की बात बबुआ, खाली घर पर सारे गांव की नज़रें गड़ी थीं। कोई गैर आकर मेरे घर पर नाजायज़ कब्जा करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए बाकी भौजी आवें, हमें तो खुशी होगी। बटाईदार ससुरा सुनता नहीं, मनमानी करता है। तुम भी महीनों में आते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो बबुआ, 2-4 दिन रहा करो।
छोटे के रहते कोई दिक्कत ना होगी, उसके बच्चे सेवा करेंगे तुम्हारी। वे चाचा की बातों का अर्थ समझने की चेष्टा कर रहे थे, तभी कुछ रुककर चाचा बोले थे, एक बात सुझाई बबुआ। उनकी ओर देखा था उन्होंने। अभिप्राय था कि कहें आप। तुम किसी दूसरे को खेत देते ही क्यों हो बटाई में? अब छोटे हैं ना, घर भी संभालेगा और खेत भी। साल 6 महीने में जब भी फुर्सत मिले आओ और अपना हिस्सा ले जाओ। बटाईदार के पीछे पड़ने की झिकझिक खत्म। खेती के मामले अम्मा संभालती हैं, उनसे पूछ कर ही उत्तर दे पाऊंगा, वे बोले थे। रघुनाथ बबुआ, तुम अब छोटे तो नहीं हो, खुद ही निर्णय कर सकते हो। खेतों की जिम्मेदारी कब तक अम्मा पर डालते रहोगे? बूढ़ा शरीर, उन्हें मुक्त कर दो। कुछ सोचने का सा भाव प्रकट करते वे कुछ देर तक चुप रहकर फिर बोले, पढ़ लिख कर भी तुम अम्मा की भावना की कदर करते हो, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तुम जरूर पूछो उनसे, और बेहतर तो यही होगा कि भौजी ही आकर रहें कुछ दिन छोटे के साथ। मेरा बेटा है तो उनका भी बेटा ही हुआ ना, उसकी बहू उनकी अच्छी देखभाल करेगी। वे चाचा को उत्तर नहीं दे पाए थे और ना ही उनके बेटे छोटे को घर खाली करने को कह पाए थे, लेकिन ये समझते उन्हें देर न लगी थी कि अनाथ पड़े मकान को जिस प्रकार चाचा ने अपने अधिकार में ले लिया है और वे विरोध नहीं कर सके, उसी प्रकार एक दिन वो खेत भी अपने अधिकार में कर लेंगे। बटाईदार ठहरा गरीब आदमी, धमका देंगे। मुझे रघुनाथ कह गए हैं कि अब खेत तुम्हारे पास बटाई में नहीं रहेंगे, छोटे जोतेगा। देश तब आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन अवसरवादी लोगों की कमी न थी। चारपाई पर उन्होंने करवट बदल ली। नवंबर के प्रारंभ की धूप की गुनगुनाहट उन्हें भाती लगी। हालांकि सर्दी अधिक न थी, फिर भी बूढ़ा शरीर धूप को अंदर समेट लेना चाहता था। अम्मा ने सुना तो अवाक रह गईं। मुझे आशंका थी बबुआ, छोटे भला लड़का नहीं है, उल्टे पुल्टे लोगों का साथ है, हर दिन ठेके जाता है, घर वाले परेशान हैं उससे। तुम्हारे चाचा को मौका मिला, उससे मुक्ति भी मिली, और अगर तुमने उसे अधाई में खेत दे दिए तो वापस मिलने की उम्मीद न करना। अम्मा का चेहरा विषाद से भर उठा था। देर तक सोच कर वे बोली थी, रघु जैसे भी हो तुम खेत बेच दो, घर तो शायद ही कोई ले, अब गांव में कोई उससे लड़ना तो चाहेगा नहीं, और तुम भी कहाँ कोर्ट कचहरी करते रहोगे। चेहरे पर चिंता ओढ़ वे आगे बोली, मैं अब उस ड्योढ़ी में कदम नहीं रखूँगी, अब बचा भी क्या है वहाँ, अपवित्र कर दी उस छोटे ने, क्या नहीं होता होगा वहाँ, शराब जुआ। अम्मा आहत थी। उन्होंने 3 महीने के अंदर ही चुपचाप पड़ोसी गांव के शिवधार यादव को खेत बेच दिए थे। इस प्रकार गांव से नाता टूट गया था। गांव आज भी उनके जहन में मौजूद है, लेकिन उस दिन के बाद वे गांव नहीं गए। खेत बेचकर गोविंद नगर में प्लॉट लिया था और रहने योग्य मकान बनवा लिया। इतना सब होने तक रमेंद्र और बड़ी बेटी का जन्म हो चुका था। LLB के बाद उन्होंने क्लर्की छोड़ दी थी। सोचा था कि प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तभी इनकम टैक्स विभाग में जगहें निकलीं। कुछ मित्रों की सलाह पर आवेदन कर दिया और बन गए इंस्पेक्टर। मित्रों ने कहा था, चांदी काटोगे रघुनाथ, लेकिन उन्होंने मित्रों को झुठला दिया था। अपनी ईमानदारी की धाक जमाने की धुन में उच्चाधिकारियों से कितनी ही बार प्रताड़ित हुए। शहर दर शहर भटकना पड़ा और पदोन्नत में रुकावटें आईं, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। पूरे विभाग में वे बाबूजी के नाम से पहचाने जाने लगे। वे जानते थे कि बुलाने वाले के मन में इस संबोधन में सम्मान कम, व्यंग अधिक निहित है, बल्कि केवल व्यंग ही कहना उचित होगा। लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। वे जानते थे कि विभागीय अधिकारियों से लेकर व्यापारी तक उन्हें बाबूजी पुकार कर ये एहसास करवाना चाहते हैं कि तुम अधिकारी बनने योग्य नहीं, तुम्हारी औकात वही है। लेकिन मुझे बाबूजी नहीं कहो, रघुनाथ सिंह कहो, कहकर विरोध करने का अर्थ रघुनाथ को आहत करने में वे सफल रहे। उन्हें आनंदित होने का अवसर देना होगा। वे न आहत हुए न टिके, और धीरे धीरे संबोधन उनके लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी सहज हो गया। वे बाहर ही नहीं, घर में भी बाबूजी बन गए थे, बच्चों से लेकर पत्नी तक। गोविंद नगर का मकान बन जाने के 4.5 वर्ष बाद माँ उन्हें फलते फूलते रहने का आशीर्वाद दे विदा हो चुकी थी। तब तक वे 2 बेटे और 2 बेटियों के पिता बन गए थे। स्थानांतरण में प्रायः बाहर रहे वे, लेकिन पत्नी बच्चों सहित गोविंद नगर में ही रही थी। परिवार को समेटे भटकते न बच्चों को ढंग की शिक्षा दे पाऊंगा और
ना ही पाल सकूँगा। एक दो बार पत्नी के साथ रहने की जिद करने पर वे बोले थे, सावित्री, बच्चों को कुछ बना सके तो समझो जीवन सार्थक है। और सावित्री ने उनका साथ दिया था। बड़ा बेटा रमेंद्र पीसीएस में आया तो खुशी के आंसू बहाती सावित्री ने कहा था, बाबू, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब चिंता की कोई बात नहीं। तपस्या तुमने भी की है, प्यार से पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर वे बोले थे। उनकी चिंता बेटियों पर आ टिकी थी। बड़ी ने एमए बीएड कर लिया था और छोटी बीए कर रही थी। छोटा बेटा धीरेन्द्र बीकॉम में था। रमेंद्र की पोस्टिंग से पहले ही उन्होंने दोनों बेटियों की शादी कर दी थी दिल्ली में। शादी के कुछ दिन बाद ही बड़ी बेटी दिल्ली में पीजीटी और 2 साल बाद छोटी टीजीटी लग गई थी। दोनों बेटियों की शादी में उन्होंने जीवन की कमाई का न केवल जोड़ा धन खर्च कर दिया था, बल्कि कर्जदार भी हो गए थे। लेकिन बेफिक्र थे। रिटायर होते समय जो मिलेगा उससे कर्ज अदा कर दूंगा, फिर पेंशन होगी ही, घर में 2 किराएदार रख लूँगा, काम चल जाएगा। सोचकर वे प्रसन्न हुए थे। रमेंद्र की पहली पोस्टिंग गोरखपुर हुई थी। धीरेन्द्र भी स्टेट बैंक में कैशियर होकर इलाहाबाद पोस्ट हो गया था। धीरेन्द्र की नौकरी लगने के समय उनके अवकाश ग्रहण में केवल 1 वर्ष शेष था। घर में पति पत्नी बचे थे। भरा पूरा परिवार बच्चों के जाते ही काटने को दौड़ने लगा था। उन्हें इतना महसूस नहीं होता था क्योंकि अकेले रहने की आदत थी, लेकिन सावित्री को सूनापन सालता। वो कहती, रमेंद्र, धीरेन्द्र का विवाह करने की सोचो बाबू, दोनों की उम्र भी तो हो गई है। शादी हो तो ड्योढ़ी से एक की बहू साथ रहे, मन लगा रहेगा, बच्चे होंगे तो दिन भी कटेगा। वे भी चाहते थे कि दोनों बेटों के विवाह से मुक्त होकर रिटायर होने के बाद पत्नी के साथ देशाटन करेंगे। विवाह के प्रस्ताव तब से ही आने लगे थे जब लड़के इंटरमीडिएट में थे। बेटियां तो आज भी माँ बाप के लिए चिंता का विषय हैं। अधिक पढ़ा दें तो योग्य वर नहीं मिलते, और कम पढ़ी तो अच्छा घर मिलना कठिन। अधिकारी खोजो तो लाखों की मांग। क्लर्क, खेतिहर बच्चों के माँ बाप भी कम में तैयार नहीं होते। क्या करें लड़की वाले? यहाँ आज भी लड़की बोझ है, जैसे भी हो शादी कर मुक्त हो लो। पत्नी के बार बार टोकने पर उन्होंने प्रस्ताव पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। रमेंद्र और धीरेन्द्र को भी बता दिया। दोनों सुनकर चुप रहे थे। पिताजी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे। बच्चों को मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं। मैंने क्यों, सावित्री को है ये सारा श्रेय। वही तो रही है। मैं तो 2-4 महीने में 2-4 दिनों के लिए आया तो क्या। दोनों बेटों के लिए अच्छे प्रस्तावों पर विचार कर उन्होंने दोनों को बुला लिया। रमेंद्र तब लखनऊ आ गया था। रमेंद्र के लिए जो लड़की देखी उसके पिता केसा अर्थात कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अथॉरिटी में इंजीनियर थे। नगर का प्रतिष्ठित परिवार। लड़की ने उसी वर्ष एमए किया था। धीरेन्द्र की बात जिस परिवार में चली वो भी खानदानी था, और लड़की के पिता पीपीएन कॉलेज में प्राध्यापक थे। लड़की एमए अंतिम वर्ष में थी। कई खबरों के बाद भी रमेंद्र नहीं आया। एक दिन फ़ोन पर कहा, बाबूजी, काम बहुत है दफ्तर में, छुट्टियों में भी आना पड़ता है। मंत्री महोदय को विदेश जाना है, उससे पहले सारी फाइलें क्लियर कर लेना चाहते हैं। समय मिलते ही आऊँगा। उन्होंने पार्टी को शीघ्र ही उत्तर दूंगा कहकर आश्वस्त किया। वे लोग रमेंद्र के पद पर लट्टू थे और किसी भी कीमत में उसे दामाद बनाना चाहते थे। धीरेन्द्र 2 सप्ताह बाद आया। उसने अधिक नानुकुर नहीं की। लड़की देखी। भविष्य में क्या करना चाहती हैं पूछा। अच्छा डिवीज़न बना तो पीएचडी करूँगी, लेक्चररशिप मिल सकती है। लड़की ने कहा था, नहीं तो बीएड। धीरेन्द्र को लड़की पसंद आई थी। उसके लौटने से पहले उन्होंने शादी तय कर दी थी। रमेंद्र की पार्टी को वे कब तक आश्वासन पर रखते। एक दिन वे लखनऊ जा पहुँचे। रमेंद्र रात 10 बजे आया। नौकर था जो उन्हें पहचानता नहीं था। उन्होंने परिचय भी नहीं दिया। नौकर ने ड्राइंग रूम में बैठा कर चाय दी और साहब देर से आएगा, बोला क्लब में पार्टी है, खा पी कर आएगा। नौकर ने उनके चेहरे पर नज़रें गड़ाकर पूछा, आप कब तक इंतज़ार करेगा साहब? तुम चिंता न करो, मैं साहब से मिलकर ही जाऊंगा। नौकर बार बार ड्राइंग रूम में आकर देखता, कभी मेज पर पत्रिकाएं ठीक करता तो कभी सोफे पर पड़ी हल्की सलवटें। वे समझ रहे थे कि उसे उनके वहाँ होने से असुविधा हो रही है, लेकिन वे पत्रिकाओं के पन्ने पलटते रहे। फरवरी का महीना था। ठंड अंतिम सांसें ले रही थी। नौकर फिर दरवाजे पर प्रकट हुआ। दीवार की टेक ले संकोच भाव से उनकी ओर देखने लगा।
वे उसकी परेशानी समझ रहे थे। साहब आकर पूछ सकते हैं, जब तुझे पता था कि मैं देर से आऊँगा तब भी इन साहब को बैठा रखा। कह देता सुबह आकर मिल लेंगे। सोचा क्यों ना उसे बता दें कि वो परेशान ना हो, वे उसके साहब के पिता हैं। लेकिन तत्काल इस विचार को झटक सोचा, क्यों ना कहीं टहल आऊं, किसी होटल से कुछ खा आना अच्छा होगा। उन्होंने घड़ी देखी, 8 ही बजे हैं। क्लब जाने का मतलब 10-11, उठ ही जाना चाहिए। और वे उठ गए थे। सुनो, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी थी। जी साहब, मैं घूम कर आता हूँ, साहब आए तो बताना कि कानपुर से मिलने आया हूँ, ज़रूरी बात करनी है। बंगले से बाहर निकल उन्होंने रिक्शा लिया। हजरतगंज चलो कहकर रिक्शा में बैठ गए। वे जब लखनऊ पोस्टिंग पर थे तो प्रतिदिन शाम हजरतगंज में बिताते थे। घंटा 2 घंटा कॉफ़ी हाउस में बैठते। प्रायः वे त्रिमूर्ति के निकट बैठते। त्रिमूर्ति यानी साहित्य की 3 दिग्गज, अमृतलाल नागर, यशपाल और भगवती चरण वर्मा। कभी कभी उनके साथ भी बैठते और उनकी बहसों का आस्वादन करते। क्या जमाना था वो भी। धूप में गर्मी अनुभव हुई तो वे उठ बैठे, चारपाई खिसकाई और टांगों पर धूप रहे ऐसा करके लेट गए। देर तक हजरतगंज में घूमने के बाद सौजन्य रेस्टोरेंट में जा घुसे वे। महंगा था लेकिन खाने के शौकीन, कभी कभी महंगा खाना चाहिए सोचकर उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब तो सालों बीत गए स्वादिष्ट भोजन किए। सावित्री के जाने के बाद सब स्वप्न सा हो गया। मटन पुलाव, बिरयानी, कोफ्ते आदि की याद से मुंह में पानी आ गया। खाकर सौजन्य से निकले तो रात के 10 बज रहे थे। रिक्शा किया, रमेंद्र के बंगले पर पहुंचे। नौकर ने गेट खोले बिना अंदर से ही कहा, साहब तो अभी आया नहीं। आ जाएंगे, मिलकर ही जाना है। उन्होंने देखा नौकर पशोपेश में पड़ गया है। डरो नहीं, मेरे बैठकर इंतज़ार करने से डांटेंगे नहीं तुम्हारे साहब तुम्हें। उनके कहने पर भी देर तक नौकर को सोचता खड़ा रहा था। रिक्शा जा चुका था। एक बार उनका मन हुआ था कि वे किसी होटल में रात बिता लें और सुबह आ जाएं, लेकिन गलती मेरी ही है। चलने से पहले रमेंद्र को फ़ोन करके कह देना चाहिए था कि मैं आ रहा हूँ। मालूम होता तो क्लब जाता ही नहीं, जाता तो नौकर को कहकर जाता। वे ये सोच ही रहे थे कि गेट के बाहर कार आकर रुकी। रमेंद्र ने उतरकर किसी से बाय किया। अंधेरा था, वे देख नहीं पाए थे। स्वर किसी नारी का था। साहब आ गए। नौकर उत्साहित हो गेट खोलने लगा था। वे रमेंद्र को आता देख रहे थे। चलने में अफसरी भाव स्पष्ट झलक रहा था। अच्छी लंबाई निकल गई है इसकी। मेरे पिता भी तो लंबे थे, बाबा पर गया है। वैसी चौड़ी छाती, गठा बदन, धीरेन तो मेरी तरह ही रह गया। उन्हें रमेंद्र की अफसरी चाल पर आत्मगौरव अनुभव हुआ। निकट आ रमेंद्र चौंका। बाबूजी आप? झुककर पैर छुए तो उन्होंने प्यार से पीठ पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। रामू, तूने बाबूजी को अंदर क्यों नहीं बैठाया? रमेंद्र नौकर पर बरस पड़ा। साहब वो, नौकर डर से हकलाने लगा। उन्होंने बात संभाली। उसकी गलती नहीं है लल्लू, मैंने उसे नहीं बताया। 2 घंटे बैठकर हजरतगंज चला गया, तुम्हारे आगे ही लौटा हूँ। इधर तुम कार से उतरे, उधर मेरा रिक्शा गया। रात देर तक वे रमेंद्र को शादी के विषय में, लड़की वालों के खानदान, लड़की, बाप आदि के विषय में बताते रहे थे। रमेंद्र सुनता रहा था बिन बोले। शादी की भी एक उम्र होती है बेटा। ईश्वर की कृपा से तुम ढंग से व्यवस्थित हो गए हो। तुम दोनों भाइयों से निपटूं तो रिटायरमेंट होकर तुम्हारी माँ को भी चारों धामों की यात्रा करवा लाऊं। सारी जिंदगी उसने घर में घुसे बिता दिया। वे भावुक हो उठे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। वे पलंग पर लेटे थे और रमेंद्र सोफे पर बैठा हुआ था। देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। बाहर सड़क पर वाहनों के गुजरने की आवाज़ें बीच बीच में आ रही थीं और लॉन में झींगुर बोल रहे थे। उन्होंने सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर नज़र डाली। 1 बजने में 10 मिनट थे। सोचकर बताना। रमेंद्र के चेहरे पर नज़रें टिकाकर कुछ देर कुछ पढ़ने का प्रयास करते रहे थे वे। फिर बोले थे, बेटा एक बात की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। हाँ, अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो मुझसे मत छुपाना। जो भी हो शादी समय से हो जानी चाहिए, निसंकोच कहना। रमेंद्र की नज़रें सामने मेज पर चिपकी थीं। उनके बोलते समय रमेंद्र कई बार जम्हाई ले चुका था। देर तक जब वो चुप रहा और 2 बार मुंह के सामने हाथ ले जाकर जम्हाई ली, उसने
तब वे बोले, दिन भर के थके हो तुम, सो जाओ। मैं सुबह 8 बजे की बस लूँगा। हो सके तो बता देना, किसी भले आदमी को अधिक लटकाना उचित नहीं है। वे लोग 2 महीने से हम पर भरोसा किए उत्तर के इंतज़ार में कोई दूसरा घर देखने तक नहीं गए। उनका मन खिन्न हो उठा था, लेकिन खिन्नता प्रकट करना उनका स्वभाव नहीं रहा। गंभीर स्थितियों में भी सामने वाले से मुस्कुराकर बोलना उनकी प्रकृति रही है। उनके चुप होते ही रमेंद्र गुड नाइट कहकर सोने चला गया। कभी उसने केवल गुड नाइट नहीं कहा, गुड नाइट बाबूजी ही कहता रहा है। लेकिन नौकरी के बाद मुझसे मिला ही कितनी बार? 4 बार, और तब ऐसा अवसर भी नहीं आया। आज उसका बदला रुख देख आश्चर्य हो रहा है। क्या IAS PCS बनने वाले सभी बच्चों की मूल प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है? क्या मेरा यहाँ आना उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए गुड नाइट कहकर मेरे इतना सब कहे को एक शब्द में ध्वस्त कर वो चला गया? देर तक उन्हें नींद नहीं आई। सुबह रमेंद्र के उठने से पहले ही नहाकर तैयार हो वो अखबार देख रहे थे। 7 बजे थे। रमेंद्र मुंह धोकर रात के कपड़ों में सामने सोफे पर आ बैठा। उन्हें लगा जैसे वो ठीक से सोया नहीं है। उन्हें आश्चर्य भी हुआ, उसने गुड मॉर्निंग नहीं की थी। उनका मन हुआ था कि बेटा संस्कारों को भूल रहा है तो क्यों न वे ही गुड मॉर्निंग बेटा कहकर उसकी गलती याद दिला दें। लेकिन तभी सोचा, जानबूझकर किए गए व्यवहार को टोक कर नहीं सुधारा जा सकता। यदि उपेक्षा उसके स्वभाव में जमने लगी है, तब कब कब वे खुर्चेंगे। वे चुप अखबार पढ़ते रहे। वे सोचने लगे, बस स्टैंड पहुंचने में रिक्शा 15 मिनट लेगा। बस ठीक 8 बजे की है। 10 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। 7:30 निकल लेना ठीक होगा। 10 मिनट हैं। ये चुप है, शायद चाहता है मैं ही पूछूं। पूछना तो होगा ही। और चाय का घूंट भर उन्होंने पूछा, लल्लू मैं क्या जवाब दूँ इंजीनियर साहब को? इनकार कर दीजिए बाबूजी। उनकी ओर देखे बिना रमेंद्र बोला। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। उन्हें लगा जैसे उसे उत्तर देने में बहुत जोर लगाना पड़ा है। तुमने क्या सोचा है? यहाँ एक लड़की को मैं वचन दे चुका हूँ। ये तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया इंजीनियर साहब को? मैं अभी बता रहा हूँ तो क्या हो गया? उनकी बात बीच में ही काट रमेंद्र बोला। उसका स्वर अपेक्षाकृत ऊंचा था। उन्हें झटका लगा था। झटका इस बात से नहीं कि रमेंद्र अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, बल्कि इससे कि उसमें उनका रोपा संस्कार का पौधा मुरझाने लगा है और वो बोलचाल व्यवहार में रुक्ष होता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी पसंद उत्तम होगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही तुम्हारी माँ को होगी। अपने होने वाले ससुर से कहना कि मुझसे संपर्क करेंगे, जिससे जल्दी सी शादी की जा सके। वे कह तो गए थे इतना सब एक ही सांस में, लेकिन अंदर से विचलित थे। वे उठ खड़े हुए तो रमेंद्र ने लपक कर उनके पैर छुए। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाए थे, खुश रहो। उनका स्वर भीगा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसकी अनुभूति रमेंद्र को नहीं होने दी थी। नौकर रिक्शा ले आया था। रिक्शे पर बैठते हुए उन्होंने एक नज़र रमेंद्र पर डाली थी और 4 बाग चलो कहकर सीधे होकर बैठ गए थे। कृषि विकास बोर्ड के निदेशक थे गोपाल प्रसाद सिंह। ऑफिसर्स क्लब में रमेंद्र से भेंट हुई थी उनकी। तेज तर्रार गोपाल प्रसाद को एक नज़र में ही रमेंद्र जच गया था। सीधा, सरल, सहज और सुंदर, उस जैसा कहाँ मिलेगा विनीता को, सोचा था गोपाल प्रसाद ने। 2-4 बार घर बुलाया, विनीता से मिलने की छूट दी तो कॉलेज जीवन तक लड़कियों से बिदकने वाले रमेंद्र के अंदर छुपी भावना जागृत हो उठी। ऑफिस के बाद उसका अधिकांश समय विनीता के साथ बीतने लगा। पढ़ने में सामान्य विनीता उसकी अपेक्षा अधिक व्यवहारिक थी। उसने मिलने जुलने से आगे नहीं बढ़ने दिया था रमेंद्र को, तब भी नहीं जब उसने घोषणा कर दी कि वो उसी से शादी करेगा। मेरी बेटी से शादी करके तुम्हें जो उपलब्धियां होंगी वो कानपुर के किसी इंजीनियर की बेटी करने से नहीं मिलेंगी, गोपाल प्रसाद ने सीधे अपने पति की प्रतिष्ठा निरूपित करते हुए कहा था। यू नो, मुख्यमंत्री सीधे बुलाते हैं। सरकार का पूरा ध्यान कृषि विकास पर केंद्रित है। तुम्हारी पोस्टिंग लखनऊ से बाहर नहीं होने दूंगा। मनचाहा विभाग दिलवा दूंगा, ऐश करोगे। रमेंद्र ने गणित लगाया था। इंजीनियर की अधिक पढ़ी लिखी बेटी से अधिक उपयुक्त उसने विनीता को पाया था। अधिक पढ़ी का करना भी क्या, नौकरी करवानी नहीं, और 2 महीने की कशमकश के बाद स्वयं दौड़कर आए पिता को उसने निर्णय सुना दिया था।
राहत की सांस ली थी रमेंद्र ने जब बाबूजी ने कहा था, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पिता को रिक्शे में जाते वो सड़क के मोड़ तक देखता रहा था। बाबू रघुनाथ सिंह ने दोनों बेटों के विवाह में विलंब नहीं किया। मई के अंतिम सप्ताह में दोनों की तिथि निर्धारित कर शादी कर दी। दोनों के विवाह में मात्र 3 दिन का अंतर। एक बार घर आए मेहमानों ने भी उनके विवेक की प्रशंसा की थी। 2 बार घर आने जाने के जहमत से बच गए थे लोग, और बाबूजी ने भी खर्च में बचत कर ली है, कुछ लोगों ने कहा था। जैसा कि उन्होंने सोचा था, विवाह के बाद रमेंद्र घर से दूर होता गया था। 2-3 महीने में घर के चक्कर लगा जाने वाला वो दफ्तर की व्यस्तता बता 6-7 महीनों में घंटा 2 घंटे के लिए आता। लेकिन धीरेन्द्र ने शादी के बाद 3 महीने तक पत्नी को माँ के पास रहने दिया था। बाद में तुम्हें खाने पीने की असुविधा होती होगी बेटा, बहू को साथ ले जाओ, सावित्री ने कहा तो धीरेन्द्र ने भी धीमे स्वर में कहा था, असुविधा की बात नहीं माँ, नंदिता बीएड करना चाह रही थी। ये मेरे दिमाग से निकल ही गया था बेटा, अब तो एडमिशन का समय भी निकल गया होगा। बाबू रघुनाथ सिंह के स्वर में अपराध बोध स्पष्ट था। मैंने फॉर्म भरवा दिया था बाबूजी, समय है अभी। एक अपराध होते होते बचा, सोचा था बाबूजी ने। रमेंद्र की पत्नी 1 सप्ताह बाद चली गई और धीरेन्द्र के 3 महीने बाद। घर फिर साएं साएं करने लगा था। सावित्री दिन भर घर में ऊपर नीचे होती रहती। अड़ोस पड़ोस में पंजाबी परिवार, जिनमें अधिकांश पार्टीशन के बाद आए हुए लोग थे। सावित्री को ना उनका रहन सहन पसंद था और ना ही बोली भाषा। दिन भर उनके पुरुष व्यवसाय के लिए दौड़ते और औरतें घरों के बाहर खटोलों पर बैठ पंजाबी में अपने बीते दिनों को याद करती। कभी कभी सावित्री उनके साथ जा बैठती और आधी अधूरी बात समझ उनके जीवन में घटित त्रासदी से पीड़ित हो 2-4 दिन उसी में ऊब चूब होती रहती। दूसरों की पीड़ा से पीड़ित रहने वाली सावित्री को फिर भी उन सबकी जीवन शैली पसंद नहीं थी। दिन भर पैसों के लिए मार दहाड़, लड़ाई झगड़े, तुमने कहाँ मकान बनवा लिया लल्लू के बाबू, इतनी कट गई, अब बची भी कितनी है। 8 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ, फिर निश्चिंत होकर घर में कोई किराएदार रखकर देशाटन करेंगे। गर्मी में पहाड़ों पर तो सर्दी में दक्षिण या कहीं और, बरसात भर यहीं। फिर पत्नी के सफ़ेद बालों को सहलाते हुए कहते, किस खूसट से तुम्हारी शादी हुई सावित्री कि जिंदगी खपा दी तुमने घर गृहस्थी में, कभी अपने लिए नहीं जी, लेकिन अब ऐसा ना होगा। अपने लिए ही तो जीती रही लल्लू के बाबू। सावित्री उन्हें सदैव लल्लू के बाबू ही पुकारती रही। शादी के शुरुआती दिनों में ये वो, फिर दफ्तर वालों से सुना बाबूजी शब्द हाथ लगा तो बाबू, और रमेंद्र के जन्म के बाद लल्लू के बाबू। उन्हें सावित्री की याद सताने लगी तो वे उठ बैठे और कमरे में जाकर एक गिलास पानी पिया। धूप दीवार पर चढ़ 90 अंश के कोण पर आ गई थी। पलंग पर रखा पुराना हाफ स्वेटर पहना, जिसे स्टेशन रोड से 3 वर्ष पहले उन्होंने खरीदा था, और फिर चारपाई पे आकर लेट गए। शाम होते ही सावित्री दरवाजे से आ टिकती थी और उसकी आंखें रास्ते पर ही टंगी रहती थीं। जैसे उनका रिक्शा देखती उसका चेहरा खिल उठता था। हाथ में कोई सामान होता तो आगे बढ़ाती, मुझे थमा दो, थैला पकड़ लेती, आराम से उतरो, जल्दी क्या है, हिदायत देती और रिक्शा से उतरने तक खड़ी रहती। लेकिन बेटों के विवाह के बाद अधिक दिनों तक वो साथ नहीं रही। धीरेन्द्र के बहू को ले जाने के बाद 1 माह बाद सावित्री के बाएं अंग में पक्षाघात हुआ और वो शय्यासीन हो गई। सावित्री को उन्होंने मेडिकल कॉलेज से लेकर निजी डॉक्टरों तक को दिखाया। महीनों इलाज चला। इस दौरान वे नौकरी से सेवा मुक्त हो गए। फंड आदि से मिला पैसा अधिक न था, जोड़ भी न पाए थे। बच्चों की पढ़ाई, शादी आदि नौकरी के बल पर ही तो हुआ था। पेंशन अवश्य थी, लेकिन उससे 2 प्राणियों का खर्च ही ढंग से चल सकता था। पत्नी का इलाज, फंड आदि का पैसा खाए जा रहा था। रमेंद्र धीरेन्द्र माँ को देखने आए। 1 दिन रमेंद्र और 2 दिन धीरेन्द्र रहे। लेकिन इलाज कहाँ हो रहा है ये तो पूछा, कैसे हो रहा है दोनों ने नहीं पूछा। दोनों की ही पत्नियां फैमिली वे में थीं, साथ लाना कठिन था। कह कर वे चले गए थे। उनकी जुबान की नोक पर आया भी था कि रमेंद्र से कहें माँ को लखनऊ में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन वो नोक से आगे नहीं बढ़ा। क्या दोनों को नहीं सोचना चाहिए? आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, अब क्यों मांगूं? जब तक पैसा है पास खर्च करूंगा। मन को कुछ बल मिला था। मनुष्य युगों तक जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, एक ना एक दिन उसे जाना ही होता है।
उन्हें गीता याद आई। कृष्ण ने ठीक ही कहा था, वासान से जीर्णानि यथा विहाय। फिर मैं क्यों किसी के समक्ष, वो भी बेटों के समक्ष याचना करूं? तुम्हारी माँ है, तुम्हारा दायित्व है, उसकी देखभाल करो। दायित्वों का भान जब उन्हें नहीं तो दिलाकर भी कुछ होने वाला नहीं। आज़ादी के बाद नई पीढ़ी का बहुत सी बातों से मोह भंग हुआ है, मूल्य ध्वस्त हुए हैं। किस किस को याद दिलाता फिरूं? और उन्होंने तय कर लिया था कि वे कभी भी बेटों को माँ की बीमारी के विषय में नहीं बताएंगे। दोनों बेटियां आई थीं। माँ को मेरे साथ भेज दो बाबूजी, वहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा। बड़ी ने जिद की थी, लेकिन यहाँ भी अच्छा इलाज हो रहा है बेटा, ठीक होना होगा तो यहीं हो जाऊंगी। अब इस उम्र में तुम्हारे बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मरना है तो यहीं इसी ड्योढ़ी में मरूंगी। बायां अंग ही प्रभावित है, दाहिने से बहुत कुछ कर लेती हूँ। तुम सब चिंता न करो, कमाओ खाओ फलो फूलो। सावित्री के स्वर में आत्मविश्वास था। सावित्री में जीवटपन की कमी न थी। दाहिने हाथ से वो धीरे धीरे दाल चावल बना लेती थी। वे रोकते, स्वयं करने की जिद करते तो कहती, सारी जिंदगी कलम घिसने वाले हाथ ये सब नहीं कर पाएंगे। पता चलेगा दाल में नमक अधिक है या चावल गीले हो गए। मुंह का बायां भाग भी प्रभावित हुआ था, जिससे उसकी आवाज़ विकृत होकर निकलती थी। पक्षाघात के आक्रमण के 4 महीने तक सावित्री ने उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। वे इतना ही करते कि अंगीठी सुलगा देते। वो एक हाथ से आटा गूंथती, उसी से चपाती सेक देती, लेकिन उन सब में वो थक जाती और शिथिल हो चारपाई पकड़ लेती। खाने की रुचि न बचती थी तब तक उसमें। अंततः उन्होंने घर के काम के लिए एक लड़की रख ली। सुबह शाम आती। सावित्री के इलाज के अतिरिक्त ये एक अलग आर्थिक बोझ था। इलाज का कोई असर महीनों में नहीं दिखा। तब डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट करवाए। ज्ञात हुआ सावित्री मधुमेह से ग्रस्त हैं। मधुमेह भी ऐसा कि रोंगटे खड़े कर देने वाला। डॉक्टर ने बताया कि पक्षाघात का कारण ही मधुमेह है और उन्होंने घोषणा कर दी कि उसके ठीक होने की संभावना न्यून है। वे घबरा उठे थे। अब पक्षाघात के साथ ही मधुमेह का इलाज भी प्रारंभ हो गया था। उसे नियंत्रण में आने से पूर्व ही उसने सावित्री की आंखों को प्रभावित किया था। रोशनी कम हो गई थी, चश्मा चढ़ गया था, शरीर सूखने लगा था और मामूली सी बात में ही वो चिड़चिड़ाने लगी थी। डॉक्टरों ने टहलने की सलाह दी थी। वो सुबह शाम टहलती, लेकिन 10-15 मिनट में इतना थक जाती कि चारपाई पर ढेर हो जाती। वे चिंतित होते तो सावित्री कहती, लल्लू के बाबू, तुम अपने शरीर पर ध्यान दो। देख रही हो कि कंचन सी काया मेरी चिंता में मिट्टी कर रहे हो। अरे मुझसे तो भगवान ही रूठ गया है। तुम भी अपने को बीमार कर लोगे तो 2-4 साल मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिलने वाले हैं, वे भी ना मिलेंगे। वे चुप रहते। जिंदगी भर अच्छा खाने पहनने वाले उन्हें सादा खाना और 2 जोड़ी कपड़ों में अपने को सीमित कर देना पड़ा था। बचपन से दूध उनकी कमजोरी रहा था। सुबह वे 2 बिस्कुट या 1 केला के साथ आधा लीटर दूध रिटायर होने तक लेते रहे थे। लेकिन सावित्री की बीमारी और इलाज में खाली होते बैंक बैलेंस ने उन्हें दूध पर नियंत्रण करने के लिए विवश कर दिया था। दूध केवल चाय के लिए ही आता। सावित्री दूध कभी नहीं लेती थी। वो चाय की शौकीन रही और मधुमेह डिटेक्ट होने के बाद भी चाय के लिए जान देती रही। उनके रिटायर होने के बाद 1 महीने के अंतर से रमेंद्र के पुत्तन और धीरेन्द्र के आनंद पैदा हुए। पोतों के जन्म से सावित्री बीमारी भूल गई। बोली, लल्लू के बाबू, किसी तरह मुझे बाजार ले चलो। दोनों को बधाई भेजनी है। बहुओं के लिए कपड़े, पोतों के लिए सोने का कोई नग और कपड़े खरीदने होंगे। तुम्हें तो सहूर है नहीं, मुझे साथ चलना ही होगा। सावित्री, तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं ही कुछ खरीद लाऊंगा, तुम बता भर देना। ना ना लल्लू के बाबू, मुझे ले चलो। टैक्सी नहीं ले सकते तो रिक्शा ही सही। गुमटी नंबर 5 से खरीद लेंगे, तुम नहीं खरीद पाओगे। और उन्हें टैक्सी मंगवानी पड़ी थी। सहारा देकर टैक्सी में बैठाया था सावित्री को। कितना खुश थी वो। गुमटी नंबर 5 में एक सरदार जी की दुकान में ले गए थे। वहाँ से एक रेडीमेड गारमेंट शॉप, फिर ज्वेलर, फिर एक और दुकान। 2 घंटे की खरीदारी ने थका दिया था सावित्री को, लेकिन वो प्रसन्न थी कि पोतों के लिए बधाई भेज सकेगी। बहुओं को कहने का मौका नहीं देना है, वे अपना धर्म निभाएं या नहीं, लेकिन वो माँ है, उसे वो सब करना ही है। रात सावित्री ने उनसे जिद की थी, लल्लू के बाबू, ये सब लेकर तुम्हें जाना होगा लखनऊ इलाहाबाद, लेकिन तुम्हें छोड़कर। मेरी चिंता क्यों करते हो? अभी इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ।
तुम्हें और कष्ट दूंगी। वो मुस्कुराई थी, चेहरे पर झुर्रियाँ उभर आई थीं। उनसे 3 वर्ष छोटी थी सावित्री, लेकिन बीमारी ने उसे असमय ही बूढ़ा कर दिया था। वे लखनऊ इलाहाबाद न जाने का बहाना ढूंढते रहे थे। कई दिन टल गए थे। बहाने का कारण ये नहीं था कि बेटे उनसे मिलने कम आते थे, फिर क्यों जाएं वे उनके यहाँ, बल्कि वे सावित्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जानते थे कि पोतों की खुशी में वो अपने कष्ट भूल गई है, परंतु उनके लेकिन को सावित्री ने खारिज कर दिया था। तुम मेरी चिंता छोड़ो, विमला है ना, अपनी नौकरानी देखभाल कर लेगी। मैंने उससे बात कर ली है। तुम कल सुबह की गाड़ी से चले जाओ लखनऊ। कल इतवार है ना, लल्लू भी घर में मिल जाएगा। रात वहाँ रहकर सोमवार को वहीं से इलाहाबाद और मंगल को कालका मेल से वापस। जमा खर्च 2.5 दिन की बात है। बेटे भी खुश होंगे, पोतों को गोद खिला पाओगे। सांस फूल गई थी सावित्री की, तो कुछ देर के लिए रुकी थी वो। और हाँ, कुछ याद करती सावित्री बोली थी, एक बात कहना न भूलना, दोनों से कहना, 2-4 महीने बाद जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएं, बहुओं को मिलवा ले जाएंगे। विनीता शादी के बाद आई नहीं, नंदिता यहीं की है। पोतों को गोद खिलाकर मरना चाहती हूँ। आंखें भीग गई थी सावित्री की, तो उसने धोती के कोर से पोंछ डाला। तुम आज ही जाने की तैयारी कर लो लल्लू के बाबू। वे सोच में डूब गए थे। जाते हैं तो पता नहीं पीछे क्या बदपरहेजी हो जाए या क्या संकट आ टपके, लेकिन समाधान सूझा। लखनऊ इलाहाबाद के टेलीफोन नंबर लिखकर दे जाना ठीक रहेगा। विमला को भी समझा देना होगा, कोई परेशानी होगी तो किसी से फ़ोन करवा देगी। कुछ पैसे भी दे जाने चाहिए। मन आश्वस्त हुआ। शाम विमला को फ़ोन नंबर और 20 रुपये दिए थे उन्होंने, और विस्तार से सब कुछ समझा दिया था। अगले दिन सुबह 7:30 बजे की सीतापुर एक्सप्रेस पकड़ने के लिए वे 6 बजे घर से निकल पड़े। गाड़ी 10 बजे लखनऊ पहुंची। शाम वेस्टर्न रोड जाकर कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू भी ले आए थे। जीन्स के बड़े से थैले में लड्डू, कुछ काजू, पिस्ता, बादाम आदि मेवे बाएं हाथ में लटका और अटैची दाहिने हाथ में पकड़ वे रिक्शा से 10:30 बजे रमेंद्र के बंगले के बाहर उतरे। घंटी बजाई। वही पुराना नौकर नमूदार हुआ। बाबूजी नमस्ते। गेट खोलता हुआ बोला, बाबूजी साहब तो कल बीवी जी के साथ ससुरबाड़ी गए हैं। नौकर ने अटैची पकड़ ली थी। गेट से अंदर घुसते उन्होंने पूछा, लौटेंगे या? उनका अभिप्राय समझ नौकर बीच में बोला था। बोले थे बीबी जी वहीं रहेंगी और वो शाम तक आ जाएंगे। वे नौकर के साथ ड्राइंग रूम में पहुँचे। थैला सोफे पर रख सोचते से कुछ देर तक खड़े रहे। शाम तक आने का मतलब वो रात वहाँ से भोजन करके आएगा, और अगर उनके ससुर ने कहा बेटा कल यहीं से दफ्तर चले जाना, गोपाल प्रसाद के कहने पर वो नहीं भी आ सकता। यानी लल्लू पूरी तरह गोपाल प्रसाद सिंह के प्रभाव में है। क्यों न इस नौकर से फ़ोन करवा कर कहलवा दूँ कि मैं आया हूँ। विचार उन्हें बुरा नहीं लगा। लाइन पर आने पर अगर लल्लू बात करना चाहेगा तो कह दूंगा कि 2 घंटे के लिए बहू पोते को लेते आओ, फिर छोड़ आना। बड़े पदाधिकारी हैं ससुर, गाड़ी ड्राइवर सब है, ऐसा कर सकता है। मेरा आना भी सार्थक होगा। यही तय किया और नौकर की ओर मुड़कर, जो अटैची एक और दीवार के सहारे रखकर उनके आदेश की प्रतीक्षा में था, बोले, तुम्हारे पास लल्लू के ससुर बाड़ी का फ़ोन नंबर है? नौकर भौचक सा उनकी ओर देखता रहा। वे उसका संकट समझ गए। लल्लू यानी रमेंद्र तुम्हारा साहब। ओह, नंबर है बाबूजी। और नौकर दूसरे कमरे की ओर दौड़ गया था। एक छोटी सी डायरी, जो शायद उसकी निजी डायरी थी क्योंकि उसमें कुछ ही नाम लिखे थे, खोलकर बोला, ये रहा वहाँ का नंबर। डायरी उसने उनकी ओर बढ़ा दी। तुम ही मिलाओ और पूछो साहब हैं तो लाइन पर लेकर बात करवाना, नहीं है तो पूछना कब तक आएंगे और कह देना कि आते ही यहाँ फ़ोन करेंगे। जी बाबूजी। वे सोचने लगे कि इस नौकर को कैसे पता कि सभी उन्हें बाबूजी कहते हैं। संभव है लल्लू और विनीता की बातों से अंदाज लगा लिया हो। तभी उन्हें याद आया, जब पिछली बार शादी के विषय में लल्लू का निर्णय जानने वे आए थे, तब लल्लू को उसने बाबूजी कहते सुना था। उस दिन भी उसने 1-2 बार यही कहा था। नौकर भी कितना याद रखते हैं, मालिक क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, इस सब का किस प्रकार ख्याल रखते हैं। भले ही बहुत कुछ अनिच्छा से करना होता है, नौकरी करनी है, कुछ और वे कर नहीं सकते, और नौकरी मिलती नहीं तो मालिक का ख्याल रखना ही होगा। तभी तो उन्हें ख्याल आया, ये बात मालिक नौकर के संदर्भ में ही क्यों। नौकरी का मतलब ही है गुलाम मानसिकता में जीना।
सरकारी हो या निजी, दफ्तरों में सर कहने का अर्थ ही है कि आप मालिक हैं। यह अंग्रेजी देन है, लेकिन सामंती युग में भी यही सब था, केवल स्वरूप बदला है। गुलाम और मालिक थे और रहेंगे। किस देश में नहीं है ये सब? देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन होता गया। बाबूजी साहब तो उधर नहीं है, सुबह निकल गए हैं। नौकर बोला तो वे चौंके। कब तक आएंगे? कुछ बता कर गए होंगे। वे उठ खड़े हुए थे। नहीं बाबूजी, बीबी जी थीं, कहा शायद रात देर तक आएंगे। यह भी नहीं पता इधर आएंगे या उधर ही चले जाएंगे। ओह, वे अनमयस्क हो सोफे पर लेट सा गए थे। आपके लिए चाय नाश्ता लाता हूँ। नौकर चला गया था। चाय नाश्ता लेते समय सोचते रहे थे कि लल्लू की प्रतीक्षा करें या पैकेट नौकर को दे और आने पर कहना या बीबी जी को दे देंगे, कहकर इलाहाबाद की बस ले लें। लगभग आधा घंटा तक पशुपेश में रहने के बाद उन्होंने यही तय किया और पैकेट, जिसे उन्होंने घर में ही तैयार कर लिया था, नौकर को देकर समझाकर 12 बजे के लगभग रमेंद्र के बंगले से निकल आए थे। रात 9 बजे वे धीरेन्द्र के यहाँ पहुँचे। धीरेन्द्र और नंदिता के व्यवहार तथा पोते को गोद में लेने के सुख ने रमेंद्र के यहाँ से निराश लौटने की पीड़ा धो दी थी। अगले दिन ही वे कानपुर लौट आए थे। सावित्री चौंकी थी, लेकिन जब उसे वस्तु स्थिति पता चली तो बोली, तुमने ठीक ही किया लल्लू के बाबू, उसके ससुर बाड़ी जाने का कोई मतलब न था। चलो, अपना कर्तव्य हमने निभा ही दिया। सामान मिलने की खबर तो लल्लू को देना ही चाहिए। लेकिन सावित्री की आशा और विश्वास को तब धक्का लगा जब न रमेंद्र आया और न ही उसने सूचित किया कि उसे उनका दिया पैकेट मिल गया है। फुर्सत न मिली होगी उसे लिखने के लिए। बड़े पद की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं लल्लू के बाबू। लड़खड़ाए स्वर में सावित्री बोली थी, तुम भी तो 1-1 महीने चिट्ठी नहीं देते थे। मैं तड़पती रहती थी। फुर्सत मिलते ही लल्लू जरूर विनीता और पोते के साथ आएगा। वे सावित्री की बात का ही समर्थन करते रहे थे। बीमार को मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन सावित्री के आशा अनुरूप रमेंद्र नहीं आया। धीरेन्द्र अवश्य आया, 15 दिनों का अवकाश लेकर। नंदिता 1 सप्ताह घर रही और 1 सप्ताह मायके। 1 सप्ताह सावित्री के लिए किसी उत्सव से कम न था। लग रहा था जैसे कोई बीमारी है ही नहीं। विमला को भी दिन भर काम में लगाए रहती। खर्च करते समय वो ये भूल गई कि बैंक खाली हो चुका है। जो भी हो, पोता आया है, मैं रहूं न रहूं, दिल खोल खर्च करूंगी। सावित्री की खुशी देख वे भी खुश थे। चलो, इतने दिनों के लिए ही सही, ये अपनी बीमारी तो भूली है। जब बहू जाने लगी, सावित्री ने जिद कर टैक्सी मंगवाई, बैंक से पैसे निकलवाए और धीरेन्द्र तथा बहू पोते को साथ ले एक बार फिर गुमटी नंबर 5 खरीदारी के लिए गई। इस बार धीरेन्द्र ने माँ को अधिक खर्च नहीं करने दिया, स्वयं ही किया और माँ तथा उनके लिए कपड़े खरीदे। धीरेन्द्र के खरीदे वही कपड़े वे वर्षों तक पहनते रहे थे। बाद में आर्थिक स्थिति ऐसी बनी कि वे अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सके। 6 महीने बाद रमेंद्र आया अकेले। सावित्री को झटका लगा। अभी तक वो ये मानकर मन को दिलासा देती रही थी कि वो दफ्तर के काम में उलझा होगा और विनीता को मायके वाले छोड़ नहीं रहे होंगे, इसीलिए लल्लू नहीं आ पा रहा। लेकिन आते समय क्या एक दिन के लिए भी बेटा बहू को नहीं ला सकता था? उसकी शिकायत पर लल्लू बोला था, अम्मा, पिछले हफ्ते पुत्तन, बेटे का घर का नाम रमेंद्र ने यही रखा था, बीमार हो गया था। विनीता का आने का पूरा प्लान था, लेकिन अब जब भी आऊँगा अवश्य लेकर आऊँगा। माँ की भेजी और उनकी पहुँचाई बधाई के विषय में उसने जिक्र नहीं किया और ना ही उन्होंने पूछा। सावित्री ने भी नहीं पूछा तो उन्हें लगा था कि उसने उनके मान की रक्षा कर ली है। पुत्तन पिछले हफ्ते बीमार हुआ, उससे पहले क्यों नहीं आए? लेकिन तुम्हें अब माँ पिता की भावनाओं से क्या लेना देना? ये बात उनकी जुबान पर आई थी, लेकिन आपको मेरी व्यस्तता पर यकीन नहीं है बाबूजी। अगर लल्लू प्रत्युत्तर में ये कह दे तो? जुबान पर आई बात को दबा गए थे। फिर सोचा था, हो सकता है लल्लू लाना चाहता हो बहू को, लेकिन PCS से IAS बने गोपाल प्रसाद की बेटी ने आने से इनकार कर दिया हो। लल्लू ससुर के प्रभाव में है, ये तो पहले दिन से ही स्पष्ट है। ये सब नया नहीं है। उनके साथ के भी कई अधिकारी थे जो ऐसा करते थे। शादी के बाद माँ बाप की चिंता कितने करते हैं। फिर मैंने कभी अपेक्षा भी नहीं की। पेंशन मिलती है, मकान है, 2 बुढ़ों का खर्च ही कितना। वो तो अगर सावित्री बीमार न हुई होती तो वे न केवल ठाठ से रहते बल्कि 1-2 और का पालन करते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
बैंक लगभग खाली हो चुका है। मकान में किराएदार के रहने से सुरक्षा होगी और चहल पहल भी, नीरसता टूटेगी। कोई छोटा सा परिवार रख ही लेना चाहिए, मन में निर्णय कर लिया था। चलते समय लल्लू बोला था, बाबूजी, अम्मा की तबीयत तो अधिक ही खराब दिख रही है। पीछे आया तब इतनी कमज़ोर न थी। इलाज तो चल ही रहा है, जो हो सकता है कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी स्वर तिक्त हो उठा था। क्यों ना दिल्ली ले जाकर दिखाइए, वहाँ शायद अच्छा इलाज हो सकेगा। वे बात टाल गए थे। बेटे को बताना उचित नहीं समझा कि दिल्ली की चिकित्सा की संभावनाएं वे तलाश चुके हैं और यदि ले भी जाना चाहें तो जेब अनुमति नहीं देगी। आप ये रुपए रख लीजिए, कुछ और भेजूंगा। लल्लू ने 500 रुपये उनकी ओर बढ़ाए तो उन्होंने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, इन्हें रखो तुम, बैंक में भी पैसा है। जब ज़रूरत होगी तब तुम दोनों भाइयों से ही कहूँगा। बाबूजी, उन्हें लगा शायद लल्लू को उनकी बात चुभी है। तुम जानते हो रिटायर्ड होने के बाद हमारे खर्चे ही कितने रहे, जबकि तुम्हारी तो गृहस्थी है। तुम चिंता ना करो, जब भी ज़रूरत हुई फ़ोन करूँगा। उसके बाद लल्लू ने कुछ नहीं कहा। रुपए पर्स में रखे और सरकारी गाड़ी में बैठकर चला गया था। वे सोचते रहे थे कि पैसे न लेने से लल्लू को चोट पहुंची होगी, ले ही लेना चाहिए था। लेकिन क्यों? क्या पैसा दे देने मात्र से मात्र ऋण से मुक्त हो जाते हैं? माँ बाप क्या बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं? मैंने तो कभी की ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं रही। उन्हें किसी योग्य बनाना कर्तव्य समझा, बन भी गए। लेकिन जो असमर्थ माँ बाप बच्चों से ऐसी अपेक्षा करते हैं वो अस्वाभाविक भी नहीं है। हम आपकी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए? सोचने वाले बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि पैसे से कहीं अधिक आवश्यकता वृद्धावस्था में अपनत्व और प्यार की होती है। बदलती परिस्थितियों में वो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी अवकाश में, त्योहार में सपरिवार 2-4 दिन आकर रह जाने में जो सुख मिलता है वो हर महीने या 2-4 महीनों में पैसे देने से नहीं। सोचते झपकी लग गई थी। तुम कुछ भी कहो लल्लू के बाबू, बड़ा ममतालू है लल्लू। जाते समय आंखें गीली थी तो मैंने ही टोका, चिंता न कर बेटा, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। तुम लोगों से पूरा कर्ज वसूल कर ही जाऊंगी। कुछ दिन के लिए कानपुर बदली करवा ले तो तेरी सेवा का सुख भी पालूं। विनीता के हाथ की सिक्की खाई नहीं। नंदिता पहले भी रही और अभी हाल में आकर गई। वैसे तू बहू को लाएगा नहीं, अब बदली ही करवा ले। यहाँ पोते के साथ रह लूँगी तो सुख से जा सकूँगी। फिर उन्हें टोका था, तुम सुन रहे हो ना लल्लू के बाबू? हाँ, सुन रहा हूँ। कह तो रहा था कि बदली करवाने की कोशिश करेगा। वो इतना ही बोले थे। जानते थे झूठी दिलासा है, लेकिन सावित्री के लिए वो झूठी दिलासा भी संजीवनी बने, वो स्वस्थ हो जाए। उन्हें क्या चाहिए? लल्लू भी क्या करे लल्लू के बाबू, नौकरी की जिम्मेदारी भी बड़ी चीज़ है। फिर पुत्तन बीमार ना हो जाता तो वो लाता ही। चलो कोई बात नहीं। 2 घंटे के लिए वो आ गया तो मन को तसल्ली हुई। सावित्री संतुष्ट थी। वे सावित्री के चेहरे की ओर देखते रहे। चश्मे के अंदर आंखें गड्ढे में धंस चुकी थीं। सोचा, कितनी निश्चल भोली है ये। जीवन में न कभी मुझसे कुछ चाहा, ना मुंह खोलकर कुछ मांगा। जो दे दिया ले लिया, जो पहनाया पहना। मन में कोई दुर्भावना नहीं। उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा? उनकी आंखें झलझला आई थीं। चेहरा घुमाकर रुमाल रख लिया था आंखों पर। 1 वर्ष बाद सावित्री को माइनर हार्ट अटैक हुआ। हैरट अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों बेटों को फ़ोन किया। बाबू रघुनाथ सिंह ने। धीरेन्द्र से बात हुई और रमेंद्र के विषय में पता चला कि उसका ट्रांसफ़र देहरादून हो गया है 2 सप्ताह पूर्व। परिवार लखनऊ में छोड़कर वो चला गया था। उसके नए दफ्तर का पता लेकर उसे टेलीग्राम दिया। अकेले घर और अस्पताल के बीच वे झूलने लगे। बैंक में 500 रुपये बचे थे। तभी धीरेन्द्र आ गया और 1000 रुपये लेता आया था। उन दिनों इतने बहुत थे उनके लिए। 2 दिन रह के धीरेन्द्र चला गया था। वे फिर अकेले रह गए थे। इस बार मन में आया कि बेटियों को सूचित कर दें। सावित्री के लिए कितनी बार सबको दोहराएंगे? जब स्थिति गंभीर होगी तब देखेंगे। उनके बच्चों की पढ़ाई में बाधा क्यों डालें? वे भी तो नौकरी करती हैं। सोच कर वे टाल गए थे। हालांकि सावित्री बच्चों को देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगी। लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हें घर ले चलूँगा, घबराओ मत। घर पहुंचकर सभी को बुलाना ठीक होगा। यहाँ अस्पताल में अधिक देर टिकने भी नहीं देते। कहकर उन्होंने सावित्री को आश्वस्त कर दिया था।
उनके चेहरे पर नजरें टिका सावित्री ने कहा था, तुम ठीक कहते हो लल्लू के बाबू। सावित्री को 1 सप्ताह बाद अस्पताल से अवकाश दे दिया गया। 100 परहेज और महंगी दवाएं, शुगर कंट्रोल करने की हिदायत, जमा पूंजी खत्म हो गई थी। पेंशन से सावित्री का इलाज संभव न था। उन्होंने मकान के 2 कमरे किराए पर देने का निर्णय किया। कई बार पड़ोसी सरदार सतविंदर सिंह बवेजा ने उनसे कहा था, बाबूजी ऊपर का पोर्शन किराए पर क्यों नहीं उठाते, पैसे काटते हैं क्या। वे सरदार की बात टालते रहे थे, लेकिन सावित्री की बिगड़ती स्थिति और शून्य हुए बैंक बैलेंस ने उन्हें सरदार की बात पर विचार के लिए विवश किया। उन्हें लगा, पाकिस्तान से आए ये लोग कितना सोच विचार करते हैं जीवन के हर पहलू पर, तभी तो इतने कम समय में अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया और कोठी बना ली। जब आए थे तब कंगाल थे। कुछ मदद सरकार से मिली, शेष श्रम, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टि ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं तो सदैव अव्यावहारिक ही रहा। सोचकर चलता तो गांव की बेची खेती की रकम ही आज कई गुना होकर पास होती। उसके ब्याज से ही सावित्री का इलाज होता, लेकिन घर ही बनवा पाया उससे, और शेष यूं ही उड़ गई। व्यर्थ गई ऐसा कहना ठीक ना होगा। सोना चांदी खरीदा, जरूरत पर प्रहलाद के बड़े भाई को दिया था। चचेरा भतीजा है, लौटा देगा, लेकिन 4 वर्ष तक उसकी स्थिति संभली नहीं और उसके बाद वो रहा ही नहीं। किससे मांगते पैसे। बच्चे उसके इस योग्य न थे। उसके पत्नी बच्चों का बोझ प्रहलाद के सिर आ पड़ा था। प्रहलाद से कभी कहा नहीं, बाद में उस प्रसंग को ही भूल गए। सावित्री को घर ले आने के बाद वे टोह में रहने लगे कि सतविंदर सिंह दिखाई दे तो वे किराएदार की बात चलाएं। उसके घर जाकर ये सब कहना नहीं चाहिए। गर्ज भले ही हो, लेकिन प्रकट नहीं करना चाहिए। आयकर विभाग की नौकरी ने उन्हें इतना तो सिखाया ही था। 1 सप्ताह बाद सतविंदर दिखा। उन्होंने उसे सत श्री अकाल कहा। सत श्री अकाल कह सतविंदर ने अफसोस व्यक्त किया। देखिए बाबूजी, बिजनेस बड़ी खराब चीज़ है। ये 4 दिन भी पैरा नहीं लगन दिंदा। आंटी जी दे बीमार होंदा, पता घर जाके लग गया। आंटी हुन कैसी हैं। वे जानते थे सरदार का टायरों का थोक व्यवसाय है, जेके टायर की एजेंसी है, दूसरे शहरों की दौड़ बनी रहती है, लेकिन उन्हें ये बात कभी पसंद नहीं आती इन लोगों की कि जब भी सामने पड़े अफसोस जाहिर कर दिया। तुम नहीं जानते थे, लेकिन तुम्हारी बीवी बच्चे तो थे। बीवी एक बार भी घर ना आई, ना अस्पताल। ज़रूरत पड़ेगी तो रात 12 बजे भी जगा देंगे। इनकम टैक्स बचाने के लिए कितनी ही बार सलाह लेने के लिए रात बिरात आ जाता रहा है। भावनाओं में ना बहने में ही शायद सफलता का रहस्य छुपा होता है। लेकिन मुझे क्या, किसी से इतनी अपेक्षा क्यों। फिर कभी किसी काम के लिए कहूँगा तो मना तो करेगा नहीं, करे भले ही ना। पहले से बेहतर है। गुरु महाराज दी मेहर है, सब ठीक हो जाएगा। सरदार की बात पर ध्यान न दे वे सोचते रहे कि उससे किराएदार के विषय में कहना चाहिए या नहीं। टोका है तो कहना ही चाहिए। सरदार की बात खत्म होते ही बोले, आप कोई किराएदार बता रहे थे, ऊपर के 2 कमरे देना चाहता हूँ। आहो बाबूजी, 1-2 दिन में बताऊँगा। जल्दी नहीं है। फिर रुक कर बोले, कोई होगा तो साफ सफाई होती रहेगी। मैं तो पहले भी कयासी होन नहीं की। और दूसरे ही दिन सतविंदर सिंह एक सिख युवक ले आया। बाबूजी, मंजीत चंगा बंदा है, गुमटी बिच स्टेशनरी दी दुकान है, छोटा जहा परिवार, आप ते 2 बच्चे, ये दे मम्मी डैडी ते छोटे भा अशोक नगर ना रहंदे। मंजीत लगभग 32-33 साल का नौजवान था, स्मार्ट और मधुर। पूरा नाम था मंजीत सिंह गिल। बिना किसी तहकीकात के उन्होंने मंजीत को कमरे दे दिए। तीसरे दिन ही उसने शिफ्ट कर लिया। उसके 7 साल का लड़का और 5 साल की लड़की थी। बीवी पढ़ी लिखी, सुंदर और सफाई पसंद। ऊपर का पूरा पोर्शन धो पोंछ कर साफ रखती। काम समाप्त कर सावित्री के पास आ बैठती, विमला की मदद करती और घर को साफ करने के लिए उसे उचित निर्देश देती। दवा खत्म होने पर कभी कभी, बाबूजी आराम करें, मैं चली जाती हूँ मेडिकल स्टोर, बाजार भी होती आऊँगी, कहकर वो दवा ले आती। वे पैसे देने लगते तो कहती, लौट कर ले लूँगी, और लौट कर ले भी लेती। 1 महीने में ही मंजीत का परिवार उनका अभिन्न हो गया। सावित्री को बहू पोतों का अभाव खटकना बंद हो गया। लेकिन 10 महीने ही बीते थे कि सावित्री को मेजर हार्ट अटैक हुआ। इस बार उन्होंने किसी को खबर नहीं थी। मंजीत का भरोसा था, पैसा भी बहुत खर्च हुआ। वे मंजीत के 5,000 के कर्जदार हो गए। सावित्री ठीक तो हो गई, लेकिन कमज़ोर इतनी
कि अब तब की स्थिति रहने लगी। रमेंद्र धीरेन्द्र रूटीन में घर आए, लेकिन उन्होंने अर्थाभाव की चर्चा नहीं की। 6 महीने और बीत गए। 1,500 का कर्ज और बढ़ा मंजीत का, लेकिन उन्होंने ये अनुभव भी किया कि उनके कर्जदार होने के बाद मंजीत के स्वभाव में रुखाई आ गई थी। उसकी पत्नी भी अब सावित्री के पास नहीं आती थी और बच्चे भी दूर रहने लगे थे। तभी एक दिन मंजीत ने कहा था, बाबूजी एक बात कहना है। मंजीत के स्वर में नाटकीय संकोच उन्होंने महसूस किया। कहो, संकोच की कोई बात नहीं है। तवानू पता ही है, असी बिजनेस वाले ठहरे, ज़्यादा देर तक रकम फंसाना दा मतलब बिजनेस ठप। मंजीत क्या कहना चाहता है वे समझ चुके थे, हालांकि उन्हें कल्पना न थी कि वो इतनी जल्दी तकादा करेगा। बोले थे, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटा, मुझे कुछ वक्त दो, कुछ करता हूँ। 10-15 दिन में इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा होगा। कहकर मंजीत चला गया था। वे कटे पेड़ की भांति बिस्तर पर ढह गए थे। सोचते रहे थे, लल्लू से कहूँ या धीरेन्द्र से। धीरेन्द्र के लिए इतनी बड़ी रकम कठिन होगी, लल्लू कर सकता है व्यवस्था, एसडीएम है, उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तभी तेजी से दिमाग में आया, सारे एसडीएम एक जैसे नहीं होते कि किसी व्यापारी को कहा और काम हो गया। आखिर लल्लू मेरा बेटा है, जिसके बाप ने जीवन में कोई समझौता नहीं किया। बेटा कैसे कर सकता है? नहीं, उससे भी नहीं कहूँगा। सावित्री के जेवर तो पहले ही बेच चुका हूँ, जो बचा है वो इतना नहीं। मंगलसूत्र वो बेचने नहीं देगी, कहेगी मेरे जीते जी इसे नहीं बेचो, चाहो तो मकान बेच दो। बाबू पुरवा या जूही के लेबर क्वार्टर्स में 2 कमरों का फ्लैट लेकर रह लेंगे। वो पहले भी ऐसा कह चुकी है। वे कोई निर्णय नहीं कर पाए। 15 दिन बीत गए। किराया देने के बहाने मंजीत आया। पैसा देने लगा तो बोले, मंजीत बेटा, पैसों का इंतजाम कर नहीं सका, तुम किराए के पैसों को कर्ज में एडजस्ट करो, जल्दी ही कुछ करके तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। बाबूजी, बुरा ना मानो तो एक गल कहूँ? मंजीत चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला। उन्हें अच्छा लगा था, उस दिन जैसी रुखाई उसमें ना थी। शायद ये मेरी व्यवस्था समझ रहा है, उन्होंने सोचा। किराए दे पैसे दा हिसाब अलग ही रहे ते चंगा होएगा। उन्होंने मंजीत के चेहरे पर नज़रें टिका दी। एक प्रपोजल है। हाँ हाँ कहो। जे मैं दोनों 3,500 दवा दे 10,000 हो जाएंगे। इसनू तुसी पगड़ी समझो, या जे परमिशन दो ते मैं इस पोर्शन को अपने नाम अलर्ट करवा लेवा। वे चौंके थे, लगा था जैसे आसमान से नीचे आ टपके हैं। अलॉटमेंट? बाबूजी, अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं कि वो मेरा हो जाएगा, ये तो अड्डा ही रहेगा। किराया 100 रुपये घट दवाऊँगा। वैसे भी मैं कानूनन अलॉट कराने का हकदार तो हो ही चुका हूँ। सोचने दो, इतना कह ही पाए थे वो। सोचना की है बाबूजी, तुहानू मेरे से अच्छा किराएदार नहीं मिलेगा। दूजा किराएदार रख दे तो अलॉट पहले करांदा, 10 दिन बाद चा। खैर, मैं आपको 5,500 और देतांगा। चुप रहे थे वे। जिंदगी भर जिस आदमी ने पैसों की अहमियत नहीं की, उससे मंजीत ऐसी भाषा में बोल रहा है। नौकरी के दौरान रिश्वत की बात करने वालों को वे सीधे दरवाज़ा दिखाते थे, लेकिन उस दिन वे कितना विवश थे। केवल इतना ही कह सके थे, ठीक है, 4 दिन में सोच कर बताऊँगा। और 4 दिन बाद उन्होंने 5,500 लेकर मंजीत को किराए का पोर्शन अलॉट करवा लेने की अनुमति दे दी थी। लेकिन वो पैसा भी 6 महीने में समाप्त हो गया था। उनकी परेशानी बढ़ गई थी। मंजीत ने सलाह दी थी कि उसके सामने के खाली पड़े 2 कमरे यदि वे किराए पर उठाएं और अलॉट कराने की अनुमति दें तो वो उन्हें 15,000 दिलवा देगा। 300 रुपये महीना किराया अलग। उन्होंने वो सौदा भी कर लिया था। गुप्ता था नया किराएदार। उनके पास नीचे का पोर्शन रहने के लिए पर्याप्त था और छत तो थी ही। किराएदारों को स्पष्ट कह दिया था कि वे छत को प्रयोग में नहीं लाएंगे। गुप्ता के 15,000 खत्म होने तक सावित्री उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद आई थी विनीता पुत्तन को लेकर। बेटे बहुएं, पोते पोतियां, बेटियां दामाद और दूसरे रिश्तेदार जुटे थे। बेटों को किराएदार रखना पसंद ना आया था, लेकिन इस बात को लेकर किसी ने अधिक कुछ कहा नहीं था। 13वीं के बाद सभी चले गए। 13वीं के बाद धीरेन्द्र ने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन अभी तुम जाओ, सोच कर बताऊँगा, उन्होंने कहा था। और वे अकेले रह गए थे। बाद में उन्होंने निश्चय किया कि वे न किसी बेटे के पास जाके रहेंगे न बेटियों के पास। उनके इस निर्णय को बदलने के लिए किसी ने दबाव भी नहीं डाला था और उनका जीवन अपने ढंग से चलने लगा था।
सावित्री के जाने के साल 1.5 साल तक बेटे बीच बीच में आते रहे थे। दोनों बेटियां गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आ गई थीं। कुछ दिन चहल पहल में कटे थे। लड़कियों का ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चलता रहा था, लेकिन बड़े होते बच्चों, परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों और निजी कार्यक्रमों के कारण उनका वो क्रम भंग हो गया। बेटों का क्रम तो बहुत पहले ही भंग हो चुका था। रमेंद्र कभी सरकारी काम से अगर नगर में आता तो 1-2 घंटे के लिए मिल जाता, लेकिन उसकी कोई निश्चित अवधि न थी। वो कभी साल में 2 बार आ जाता तो कभी 2 साल तक उधर रुक नहीं करता। धीरेन्द्र ही अपेक्षाकृत अधिक आता था और कभी कभी नंदिता और बच्चों को भी ले आता। धीरेन्द्र के एक लड़का और लड़की थे, जबकि रमेंद्र के पुत्तन के बाद एक और बेटा सज्जन और बेटी स्मृता थे। बच्चे सुखी रहें, मुझे क्या चाहिए। किसी भी पिता के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता क्या हो सकती है कि उसकी औलादें ढर्रे से ही नहीं, बेहतर ढंग से रह रही हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। सोचकर मन को संतुष्ट करते बाबू रघुनाथ सिंह। बच्चों ने कभी उनसे ये नहीं पूछा, बाबूजी आपने ऊपर की मंजिल किराए पर क्यों दी। किराएदार रखे ये उन्हें पसंद नहीं आया था, लेकिन क्यों रखे ये दोनों में से किसी ने भी नहीं पूछा था। वैसे कैसे रहते हैं, खाना कौन बनाता है, क्या व्यवस्था है, रमेंद्र ने कभी इस विषय में जानने की इच्छा व्यक्त नहीं की। धीरेन्द्र अवश्य पूछ लेता और दबी जुबान कुछ सुझाव भी दे देता, हाँ कि उन्होंने कभी किसी का सुझाव नहीं माना। सावित्री के जाने के बाद उन्होंने नौकरानी विमला को काम के लिए मना कर दिया था। हफ्ते में 1 दिन के लिए उसके छोटे भाई को बुलाते और घर तथा कपड़ों की सफाई करवा लेते। उस दिन का पैसा उसे दे देते थे। खाना वे स्वयं पकाने लगे थे। एक आदमी के लिए चाहिए कितना। सुबह सब्जी बनाते तो उसे फ्रिज में रख देते और शाम को भी उसी से काम चला लेते। शाम को बनाते तो सुबह के लिए रख देते। कभी नहीं भी बनाते, 2 ब्रेड स्लाइस खाकर सो जाते और 10 वर्ष यूं ही कट गए, पता ही नहीं चला। लेकिन शरीर तब भी उनका मजबूत था और वे साइकिल पर लाल बंगले तक बिना थके जाते और लौट आते। 35-36 किलोमीटर की यात्रा होती हो। 50 की उम्र तक इतनी यात्रा वे एक ओर की तय करते थे। तब की बात ही कुछ और थी। जो जी में आता था खाते थे। दूसरे शहरों में पोस्टिंग पर रहते हुए भी सावित्री के कारण कभी घी की कमी नहीं होने पाई। जब भी अवकाश पर आते जाते समय 4-5 किलो घी वो दे देती। कहती, लल्लू के बाबू खाओगे नहीं तो काम क्या करोगे। लिखा पढ़ी का मामला ठहरा, दिमाग को तर रखना जरूरी होता है। ये सावित्री की खिलाई ही है कि वे इस उम्र में भी 2-4 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं या पैदल टहलाते हैं, वरना इस उम्र तक लोग चारपाई पकड़ लेते हैं। उन्हें सावित्री की याद ने गहनता से आ घेरा तो उठ बैठे। बेचैनी सी अनुभव हुई। एक गिलास पानी पिया और छत पर टहलने लगे। सावित्री के बीमार होने के बाद खाने पीने पहनने के शौक जाते रहे थे, लेकिन जिंदा रहते उसने व्यवस्था में अधिक ढील नहीं आने दी थी। सुबह का दूध बंद हुआ तो घी पनीर आदि विमला से मंगवा लेती थी। लल्लू के बाबू, जब तक सांस चल रही है कोताही ना होने दूंगी, आगे फिर भगवान मालिक। सावित्री कहती तो वे उसके प्रति और अधिक चिंतातुर हो जाते, लेकिन सावित्री की आंखें मूंदते ही उन्होंने मन को मना लिया था। जब खिलाने वाली ही न रही तब खाने का क्या स्वाद। और वे धीरे धीरे हर बात के प्रति उदासीन होते गए थे। सदैव टिप टॉप रहने वाले उनके कपड़े गंदे रहते तो भी वो महसूस न करते। विमला का भाई रविवार को आएगा, तब तक खींच लेना क्या बुरा है। वे कपड़ों को निहारते और मन को संतोष देते सोचते, इतने गंदे भी नहीं हैं। फिर उम्र के हिसाब से सब अच्छा लगता है। इस बुढ़ापे में सज धज कर रहने का क्या मतलब। 10 वर्ष बीत जाने तक वे किराएदारों से कुछ न बोले थे, लेकिन बढ़ती महंगाई और किराया 10 वर्ष पूर्व का ही उन्हें लगा था कि दोनों ही उनकी सरलता का अनुचित लाभ ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लिया था, लेकिन पेंशन से कठिनाई से ही काम चल पाता था। बैंक बैलेंस था नहीं और साल 2 साल में बेटियों और नाती नातिनों के आगमन पर जब अतिरिक्त खर्च करना पड़ता तब हिसाब खराब हो जाता। एक दिन उन्होंने दोनों को बुलाया और किराया बढ़ाने के लिए कहा। सुनते ही दोनों एक स्वर में बोले थे, बाबूजी किराया किस लिए बढ़ाएं? क्या मतलब? वे दोनों के चेहरे देखने लगे थे बारी बारी। हमने अलॉटमेंट के समय जो पगड़ी दी थी उसका हर महीने कुछ ब्याज बनता है कि नहीं?
बनता होगा भाई, लेकिन 10 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 1 रुपए की वस्तु अब 5 में मिल रही है। किराया तो आप दोनों को स्वयं ही बढ़ाना चाहिए था। अब जबकि मैं कह रहा हूँ तो आप लोग मुझसे ही उल्टे प्रश्न करने लगे। स्वभाव के विपरीत उन्हें क्रोध आ गया था। एक बार मकान अलॉट होने के बाद किराया क्यों बढ़ाएं? दोनों समवेत स्वर में बोले थे। इसका मतलब ये कि दोनों ने पहले ही तय कर लिया है कि ऐसे ही बात करनी है। उन्होंने सोचा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। फिर हम दूसरा किराएदार देख लेते हैं। आप दोनों के पैसे लौटा दूंगा, नहीं चाहिए आप जैसे किराएदार। सानू कोई परेशानी नहीं बाबूजी, आप 75,000 जिस दिन दे देंगे उस तो अगले दिन खाली कर दवांगे। जे उदो 12,000 बिजनेस बिच लगांदा ते 1.5 लाख कमांदा। आप आधे ही दे दें बाबूजी। मंजीत सधे स्वर में उनके चेहरे पर नजरें गड़ाकर बोला तो वे चीख उठे थे। यू चीटर रास्कल। वे बुरी तरह कांपने लगे थे और आगे कुछ ना कह पाए थे। चीखने से काम न चलेगा बाबूजी। आप मंजीत को 12 के 75 देंगे तो मेरा हक तो अधिक ही बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी उतने ही दे देंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। सौदा मंजूर हो तो बता दीजिएगा। मंजीत के बजाय गुप्ता मुस्कुराता हुआ बोला तो उन्हें लगा था कि वे दीवार से अपना सिर टकरा लें। दोनों उठ खड़े हुए थे जाने के लिए। उन्होंने अपने को संयत कर कहा था, आप दोनों जानते हैं ना कि मेरे बेटे क्या हैं। अदालत के चक्कर काटोगे तब पता चलेगा। वे कह तो गए थे, लेकिन तभी उन्होंने सोचा था, यहीं तो वे कमज़ोर हैं। शायद इन्हें भी मेरी कमज़ोर नब्ज़ का पता है। आप जो चाहे कर लेंगे, अलॉटमेंट हमने आपकी मर्जी से करवाया था। और किराया बढ़ाने की बात आप याद करें, 5 साल से आपने रसीदें नहीं दी हैं। आप कैसे सिद्ध करेंगे कोर्ट में कि आपको कितना किराया मिल रहा है? दोनों कहकर मुस्कुराते हुए चले गए तो वे कटे पेड़ की भांति सोफे में डह गए थे, हताश, बेबस। और उस महीने के बाद मंजीत तथा गुप्ता ने उन्हें किराया देना भी बंद कर दिया था। दोनों जानते थे कि वे 1.5 लाख रुपयों की व्यवस्था नहीं कर सकते। कोई दूसरा किराएदार ढूंढना इतना सहज न था। वे बेटों से इस विषय में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि लल्लू ने लखनऊ में महानगर में अपनी कोठी बना ली है और धीरेन्द्र भी वहाँ इंदिरा नगर में फ्लैट लेकर लखनऊ पहुँच गया है, तो उनको कुछ न कहना ही उन्होंने बेहतर समझा था। बेटों को इस घर में कोई रुचि नहीं है। वे कुछ कहें भी और दोनों कह दें, बाबूजी से बेचकर आप हमारे साथ आ जाओ, तो क्या मैं रह पाऊँगा उनके साथ? अपने हाथों एक एक ईंट जोड़कर बनवाया इसे, यहीं मरूंगा। सावित्री की आत्मा को इसी में सुख मिलेगा। वसीयत कर जाऊंगा दोनों के नाम। दोनों के ही नाम क्यों, बेटियों को क्यों छोड़ रहा हूँ? उन्होंने मनी मन अपने को धिक्कारा। बेटियों को भी बराबर का हिस्सा दूंगा। रहें तब तक दोनों किराएदार, अपना अपना भाग्य। उस दिन के बाद बाबू रघुनाथ सिंह ने एक शब्द भी नहीं कहा था दोनों किराएदारों से, और न ही बेटे बेटियों से। उस घटना को भी 10 वर्ष बीत गए, यानी सावित्री को मरे लगभग 20 वर्ष। घाम दीवार पर पूरी तरह चढ़ गया था। शाम नीचे उतरने की तैयारी करने लगी थी। हल्की ठंड अपना एहसास करवाने लगी थी। नीचे चलना चाहिए। उन्होंने चारपाई दीवार के सहारे खड़ी की और नीचे उतर गए। पोते का तिलक है, जाना ही पड़ेगा। नए कपड़े भी सिलवाने पड़ेंगे। पता नहीं बैंक में कितने पैसे हैं। कई महीनों से पासबुक में एंट्री भी नहीं करवाई। कल जाकर चेक करना चाहिए। लखनऊ जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। खाली हाथ जाना ठीक ना होगा। पुत्तन के पैदा होने के बाद बधाई लेकर गया था, उसके बाद लल्लू के यहाँ जाना भी नहीं हुआ। महानगर में कोठी बनवाकर उसने गृह प्रवेश के समय पत्र लिखकर बुलाया था, लेकिन तब बुखार में पड़ा था। गृह प्रवेश की बात और थी, अब बात और है। बुखार होगा तब भी जाना होगा। सीढ़ियाँ उतरते समय वो सोच रहे थे। दूसरे दिन बैंक गए थे बाबू रघुनाथ सिंह। खाते में इतने पैसे थे कि वे एक जोड़ी कपड़े बनवा सकते थे। पैसे निकालते समय उन्होंने सोचा, जूते भी कई साल से पुराने हो गए हैं। लोग क्या कहेंगे? कोई और कहे या न कहे, लल्लू का बूढ़ा ससुर गोपाल प्रसाद ही टोक सकता है। बाबू रघुनाथ सिंह ने कपड़े तो नए पहन रखे हैं, लेकिन जूते पुराने ही हैं। नए जूते भी खरीद लेना ठीक होगा। बाटा के बहुत महंगे होंगे, लोकल ही ले लूँगा। बैंक से रुपए निकालकर गोविंद नगर की एक परिचित दुकान से पैंट शर्ट का कपड़ा लेकर उन्होंने टेलर को नाप दे दिया। किसी भी कीमत में 20 नवंबर तक कपड़े मिल जाने चाहिए। टेलर को समझा दिया था।
लौटते हुए जनता शूज से जूते भी खरीद लिए। सदैव बाटा पहनते रहे थे। सुनते हैं जनता वाले के जूते भी अच्छे होते हैं, एक बार आजमा कर देख लेता हूँ। मन को संतोष दिया था उन्होंने। घर लौटते हुए याद आया कि 25 नवंबर तक ठंड बढ़ जाएगी। सूट बहुत पुराना हो चुका है, पैंट फट रहा है और कोट भी कॉलर, जेबों और बाहों के पास बहुत पुराना होने का आभास देता है। स्वेटर भी कोई अच्छा नहीं है। कभी ध्यान ही नहीं दिया कि नाती पोतों की शादियां भी होंगी। नया खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर तभी याद आया कि उनके पास एक ओवरकोट है काले रंग का, रिटायरमेंट वाले साल खरीदा था, कभी कभी ही पहना है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे ड्राई क्लीन करवा लेना चाहिए। और घर पहुंचते उन्होंने ट्रंक से ओवरकोट निकाला, झाड़ा और देखा ड्राई क्लीन की आवश्यकता है या नहीं। कमरे से बाहर रोशनी में दोनों हाथों पर फैला कर देखा, लगा ड्राई क्लीन की आवश्यकता नहीं है। पैसे बचे, सोचकर राहत अनुभव की उन्होंने। 20 नवंबर का दिन भी आ गया। वे टेलर से कपड़े ले आए। एक बार उसकी दुकान पर पहनकर फिटिंग देखी, फिर घर पहुंचकर देखा, पहनकर आदमकद शीशे के सामने खड़े हुए। ठीक लगा, लेकिन इस पर ओवरकोट कैसा लगेगा। हैंगर से कोट उतार कर पहना और फिर शीशे के सामने जा पहुँचे। दुरुस्त, एकदम दुरुस्त। चेहरे की झुर्रियाँ फैल गई मुस्कान से। फिर एक उदासी ने आ घेरा। आज सावित्री होती तो कमेंट किए बिना ना रहती। कहती, शादी तुम्हारी नहीं पुत्तन की होने जा रही है, इतना मत सजो। फिर आगे जोड़ती, लेकिन लग अच्छे रहे हो। और वे कहते, लोगों को ये भी तो पता चलना चाहिए कि दूल्हे का बाबा हूँ। चेहरे पर फिर मुस्कुराहट तैर गई। 20 तारीख के बाद हर दिन लखनऊ से किसी न किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। लल्लू नहीं आएगा तो धीरेन्द्र से कहेगा, जाकर बाबूजी को लेवा लाओ। वैसे दोनों के बेटे भी बड़े हैं, वे भी आ सकते हैं। लल्लू के दोनों बेटों को 3-4 बार ही उन्होंने देखा है। सामने आ खड़े हो तो पहचान भी ना पाएंगे। लेकिन धीरेन्द्र का बेटा तो कई बार आ चुका है। पीछे यहीं कोई 5-6 महीने पहले ही कोई परीक्षा देने IIT आया था तो आधा घंटा बैठकर चला गया था। वो भी आ सकता है। चिट्ठी भी आ सकती है, लेकिन चिट्ठी आई तो नहीं जाएंगे। कोई आएगा तभी जाना चाहिए। आखिर घर का मुखिया हूँ, दूल्हे का बाबा। वे जब भी ऐसा सोचते मन में किलक उपजती। लेकिन 24 तारीख तक न कोई आया और न ही कोई पत्र आया तो वे निराश हुए। लेकिन विचार कौंधा। प्रहलाद ने काफ़ी पहले एक खबर दी थी मुझे। हो सकता है इतने दिनों में तारीख बदल गई हो या दोनों में से किसी पार्टी ने इनकार कर दिया हो। यही होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटे का तिलक हो और लल्लू मुझे ना बुलाए। परंपरानुसार तिलक का पहला देय घर के बुजुर्ग के हाथ में ही दिया जाता है। लेकिन तभी मन ने झटका दिया। अब परंपराओं का निर्वाह रहा ही कहाँ और ना पहले की भांति तिलक होता है। तिलक के नाम पर रस्म अदायगी बची है। लोग मिलते हैं, लेन देन तो बैंक खाते में पहुंच जाता है। और रही बुजुर्ग की बात, तो लल्लू के ससुर भी तो बुजुर्ग हैं। लेकिन जैसा भी हो, खबर तो आनी ही चाहिए थी। नहीं आई इसका अर्थ है कि तिलक टल गया या शादी टूट गई। विचार ने उन्हें पहले से अधिक निराश किया। लेकिन हो सकता है कल गाड़ी लेकर कोई लेने आ जाए। रात उन्हें देर से नींद आई। सुबह जल्दी ही उठकर नहाकर तैयार होकर बैठ गए। दोपहर तक बैठे प्रतीक्षा करते रहे। वे कहीं जाएं और पीछे से कोई आ जाए तो ठीक ना होगा। दोपहर भोजन भी नहीं किया। 2 बिस्कुट के साथ चाय ली। दोपहर बाद छत पर टहलते रहे। लेकिन जब 4 बज गए और कोई नहीं आया, तब पहले की सोची बात ही सही है। सोचते हुए वे नीचे उतर आए और कंबल लेकर पलंग पर लेट गए। कंबल की गर्मी से झपकी आ गई। उठे तो 6 बज चुके थे। याद आया रात देर से सोए थे और सुबह जल्दी उठकर तैयार हो लगभग अटेंशन की मुद्रा में ही रहे थे। बूढ़ा शरीर थक गया। उठकर मुंह धोया और बाजार की ओर टहलने निकल गए। मन हल्का था। पुत्तन की शादी की बात दिमाग में ठंडी हो गई थी और दिनचर्या बिल्कुल सामान्य। तभी एक दिन रमेंद्र का पत्र और शादी का निमंत्रण एक साथ मिले। वे हतप्रभ थे। उन्होंने जो सोचा था वो गलत था। प्रहलाद की सूचना सही थी। लल्लू ने लिखा था, बाबूजी, पुत्तन के विवाह का कार्ड संलग्न है, जिससे आपको कार्यक्रम की जानकारी मिल जाएगी। 8 दिसंबर को शाम 5 बजे तक बारात काका देव पहुंच जाएगी। आप तैयार रहेंगे। बारात वहां पहुंचते मैं गाड़ी भेज दूंगा। पोते को आशीर्वाद देने आपको आना ही होगा।
पिछले दिनों व्यस्तता इतनी अधिक रही कि चाह कर भी तिलक के लिए लेने नहीं आ सका। आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं, अन्यथा न लेंगे। 8 दिसंबर को तैयार रहेंगे। शाम 5 बजे के बाद कोई ना कोई आपको लेने अवश्य पहुंच जाएगा। किंकर्तव्य विमूढ़ से वो बैठे रह गए थे। पत्र और कार्ड हाथ में झूल रहे थे। देर तक मन उद्विग्न रहा था। लेकिन अपने ज़माने से क्यों तौलते हो आज के समय को बाबू रघुनाथ सिंह? मन ने कहा था। विकास की गति तेज हो गई है तो आदमी के पास समय स्वतः कम होता जाएगा। लल्लू के पास समय नहीं ही रहा होगा। रही बात तिलक की तो पता नहीं वो किस रूप में हुआ होगा। नहीं जा पाया तो अफसोस कैसा। अब वो 8 दिसंबर को गाड़ी भेजेगा, तैयार रहूँगा। मन का उद्वेग ठंडा पड़ चुका था। 8 दिसंबर को दोपहर बाद ही वे तैयार होकर बैठ गए थे। नए पैंट शर्ट के ऊपर ओवरकोट डाल लिया था। पास के नाई से शेव करवा आए थे। शाम 6 बजे दरवाजे पर एक एम्बेसडर आकर रुकी। धीरेन्द्र आया था। 15 मिनट में चलना है बाबूजी, आप तैयार हैं ना? 7 बजे का बैंड है। धीरेन्द्र ने पैनी दृष्टि से उन्हें फिर घूमकर मकान को देखा था। तैयार बैठा हूँ, चलो। और 15 क्या, वे 5 मिनट में ही कार में थे। उन्होंने धीरेन्द्र से तिलक के विषय में कोई बात नहीं की। धीरेन्द्र भी कितना मशीनी हो रहा है, कार में बैठते हुए उन्होंने सोचा। बारात एक लॉज में ठहरी थी। वे गाड़ी से उतरे तो लल्लू ने आगे बढ़कर पैर छुए। आशीर्वाद देते समय वे भावुक हो उठे। इस क्षण सावित्री को होना चाहिए था। उन्होंने सबसे नजरें चुरा लीं। पुत्तन एक कमरे में तैयार हो रहा था। औरतों ने उसे घेर रखा था। विनीता उन्हें देख कमरे से निकल आई और हाथ जोड़ प्रणाम किया। वे पुत्तन को आशीर्वाद देने जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन औरतों की भीड़ और वहाँ दूल्हे को लेकर चल रहे परिहास के कारण दरवाजे के पास ही ठिठक गए। क्षण भर रुके रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुत्तन ने उन्हें देखकर भी अनदेखा किया, ऐसा उन्हें लगा, और इससे उन्हें एक और झटका लगा। वे मुड़े, पीछे कोई भी न था। सब इधर उधर दौड़ रहे थे। युवक 2-4 के ग्रुप में गप्पे लड़ा रहे थे। धीरेन्द्र के बेटे और लल्लू के दूसरे बेटे ने देखा, आए और प्रणाम कर मित्रों के साथ जा खड़े हुए। उनकी आंखें रमेंद्र और धीरेन्द्र को खोजने लगीं, लेकिन वे नहीं दिखे। व्यवस्था में लगे होंगे सोचकर भीड़ से एक ओर हटकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद प्रहलाद आया। बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बारात चलने के लिए तैयार है, आइए, आपको किसी गाड़ी में बैठा दूँ। प्रहलाद, एक बात बताओ, रहस्यमय स्वर में उन्होंने पूछा। बेटियां दामाद नहीं दिख रहे? कोई नहीं आए बाबूजी। कुछ रुककर प्रहलाद धीमे स्वर में बोला, शायद निमंत्रण ही देर से भेजा गया था। कल दोनों के फ़ोन आए थे कि वे लखनऊ सीधे रिसेप्शन में पहुंचेंगे। वे बोल नहीं पाए, सोचते रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर निमंत्रण देर से भेजा हो लल्लू ने। लेकिन मैं भी क्या उलझुल बातें सोचने लगता हूँ। वे प्रहलाद के साथ गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ गए। बारात जब लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंची, भीड़ बढ़ रही थी। बेटे के परिचितों की संख्या देखकर वे प्रसन्न थे, लेकिन भीड़ में अपने को खोया हुआ वे पा रहे थे। परिचित चेहरे दिखते भी तो क्षण भर में ही गुम हो जाते। प्रहलाद ने उन्हें एक कुर्सी पर बैठा दिया। वे घंटा भर से अधिक वहाँ बैठे रहे। इस मध्य लड़की को उसके पारिवारिक जन और सहेलियाँ ले आईं, और जयमाला कार्यक्रम के बाद लोग फ़ोटो खिंचवाने लगे तो वे सोचने लगे कि उन्हें बुलाने कोई आएगा। आखिर दूल्हे के बाबा के साथ फ़ोटो तो होनी ही चाहिए, लेकिन कोई नहीं आया। फ़ोटो खींचते रहे और वीडियो फिल्म बनती रही। वीडियो की फ्लैश एक आध बार उनकी ओर भी चमकी, लेकिन तब उन्होंने चेहरा घुमा लिया था। फोटो कार्यक्रम प्रारंभ होने के साथ ही लोग भोजन के लिए उमड़ने लगे थे। उनके पेट में भी चूहों की धमाचौकड़ी जारी थी। वे इंतज़ार करते रहे कि कोई तो आएगा उन्हें भोजन के लिए ले जाने, लेकिन सभी व्यस्त थे। किसी को उनकी उपस्थिति का जैसे भान ही नहीं था। भोजन करके लोग छटने लगे थे। 10 बजे से ऊपर का समय हो रहा था। इतने समय तक तो वे सो जाते हैं। किसी ने लड़की वालों से परिचय भी नहीं करवाया, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर मैं यहाँ बैठा किस लिए हूँ? उठो बाबू रघुनाथ सिंह, मन ने धिक्कारा। भोजन तो किसी ढाबे में भी मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो क्या एक रात बिन खाए नहीं रह सकते? उठ ही जाना चाहिए अब। एक दृढ़ निर्णय मन में उपजा और वे उठ खड़े हुए। तभी उन्हें याद आया कि बारात के लिए तैयार होने में सुबह से ही वे इतना खोए रहे कि उन्हें चिड़ियों के लिए दाना डालने का ध्यान ही नहीं रहा था।
चिड़िया आज भूखी रहीं, वे आई होंगी, बैठी होंगी, इंतज़ार भी किया होगा, फिर निराश होकर उड़ गई होंगी। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपराध भाव से वे भर उठे। जाते ही मुझे चिड़ियों के लिए दाना डालना चाहिए। आज भूखी रही हैं, हो सकता है कल सुबह जल्दी आ जाएं। उनके पैर बाहर जाने के लिए उठे। उन्होंने एक नज़र मंच की ओर डाला, जहाँ पुत्तन होने वाली पत्नी के साथ बैठा था और लल्लू और विनीता उसके पास खड़े हंसते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लड़की की सहेलियाँ दूल्हा दुल्हन को भोजन करवाती खिलखिला रही थीं। वे पंडाल से बाहर आ गए। बाहर कड़ाके की ठंड थी। उन्होंने ओवरकोट की जेब में हाथ डाले और अंधेरी सड़क पर उतर गए। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार रूप सिंह चंदेल की लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी भीड़ में। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।